बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आप अपना वीक भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे हम अपने प्रोग्राम में हमेशा ये तलकीन करते हैं कि आपने अपने लिए गोल्स मुख्तस करने हैं लाजमी तौर पर, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए फिर मेहनत करनी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं हमसे कोताही हो जाती है, गलती हो जाती है और वो हम गोल अचीव नहीं कर पाते, तो हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं और हम हिम्मत हारना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। इंसान ख़ता का पुतला है और इसी ख़ता से ही इंसान सीखता है। जितने फेलियर्स होते हैं वो हमेशा हमें सिखाते हैं। और प्लान करने के बारे में तो हमें ये कहा जाता है कि अगर आप प्लान करने में कामयाब हो गए हैं तो आधी जंग जीत चुके हैं आप। नाज़रीन, उम्मीद रखते हैं कि आप अपने तमाम गोल्स को अचीव करेंगे और मुल्क और कौम की तरक्की में अपना हिस्सा लाजमी डालेंगे। आज के प्रोग्राम बहुत ही अहम है। आज हमने दो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करनी है, लेकिन दो अहम टॉपिक्स पे बात करनी है। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा थाना कल्चर के हवाले से बात करेंगे कि थाना कल्चर को तब्दील किया जा रहा है, कुछ बॉडी कैम्प्स की भी बात की जा रही है। क्या इससे पुलिसिंग में बेहतरी आएगी या ये वही कागजी कार्रवाइयाँ हैं और इसकी वजह से कोई हमें प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इस बात तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद खान साहब, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी गहरी निगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अहमद, बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मीसम बुखारी साहब, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। बड़ी यंग एज में इन्होंने काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं वो सेटअप कर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो यूथ है वो डिसल्यूजनड है, वो हिम्मत हार चुकी है। उनको लगता है कि शायद अब इधर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है और हमें बाहर जाके मेहनत करनी चाहिए। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्या हमारे मुल्क में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और ये जो ई कॉमर्स ने जो नए रास्ते खोल दिए हैं इन मार्केट्स को किस तरह टैप किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मीसम साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। मीसम, आपसे स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स ने दुनिया खोल दी है पाकिस्तानियों के लिए। ई कॉमर्स को डिफ़ाइन आप किस तरह करेंगे? आसान अल्फाज में कीजिएगा लेकिन टेक्निकल रहते हुए। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। इसमें यह है कि पहले तो काफ़ी सारे लोग ना ई कॉमर्स के वर्ड को बस बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं। वो ये करते हैं कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन ये है कि जो भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक वे से, यानी जैसे एक शॉप होती है आपकी फ़िज़िकल, यानी आप दुकान पे जाते हैं, आपके महल्ले गलियों में शॉप्स होती हैं, ऐसे ही आप ऑनलाइन शॉप बनाते हैं अपनी। वो आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, जैसे कि अमेज़ोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, ईबे हो गया, वालमार्ट हो गया। ये सारे जो है ना डिजिटल स्टोर्स यहाँ बनते हैं। तो आप अपनी शॉप बना के वहाँ आप ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं। इस चीज़ को ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जिस तरह प्लेटफॉर्म्स की आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात की, इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि अब ये सैचुरेट होती जा रही है, बहुत से लोग इसमें आ चुके हैं और एक डिबेट भी चलती है कि डिग्री करनी चाहिए या ई कॉमर्स की तरफ आना चाहिए। तो मैं उस पर भी पहले आपका कमेंट चाहूँगा कि डिग्री बेहतर है या ई कॉमर्स करनी चाहिए, या डिग्री के साथ साथ भी ये काम किया जा सकता है? उस पर ये है कि जो है ना तालीम ज़रूरी है लेकिन स्किल मजबूरी है। क्योंकि तालीम एक बेसिक नीड है एवरी चाइल्ड की, ह्यूमन की, और एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया कहीं मौजूद नहीं है कि अगर आपने एजुकेशन कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो क्लास 8 में 9th में पढ़ते हैं लेकिन साथ ई कॉमर्स कर रहे हैं और डॉलर्स मैन कर रहे हैं। तो इसका कोई नहीं है। अगर आपके पास 2 to 3 आवर्स भी हैं इन अ डे तो आप इसको कर सकते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। अच्छा, सैचुरेशन की मैंने बात की। हमारे यहाँ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने का क्रेज़ था। अब आपको पता है कि मार्केट में उस तरह उनकी डिमांड नहीं है। बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हर साल आ रहे हैं और मार्केट में उस तरह की उनकी डिमांड नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा कि अब हर कोई ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, सीख रहा है ई कॉमर्स को, तो क्या इतनी मार्केट में गुंजाइश है कि तमाम, अगर हमारी पॉपुलेशन भी, हमारे जो यूथ है 65% ऑफ द पॉपुलेशन भी इसको सीखती है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है? इसको दो टर्म्स में समझ लेते हैं। एक समझते हैं जनरल परस्पेक्शन जो होती है पीपल की, एक समझ लेते हैं लॉजिक के साथ, स्टैट्स के साथ। ठीक है। ऐसा ये ह्यूमन की जो है ना साइकी कह लें, ये क्या है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपको लगता है सारे लोग ही सफ़र कर रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको लगता है कि सारे लोग ही बीमार हैं। तो उसी तरह जो अब इसके स्टैट्स हैं उसकी तरफ ऑन दी अदर हैंड हम इसको देखते हैं। पाकिस्तान के जो है स्टैटिस्टिक्स वो भी बता देता हूँ, इंटरनेशनल बता देता हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ 1 मिलियन लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं। 30 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग कर रहे हैं।
29 करोड़ 90 लाख लोग ई कॉमर्स नहीं कर रहे। सालाना ई कॉमर्स से पाकिस्तान में $8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करते हैं सिर्फ 1 मिलियन लोग। अगर सोचें, अभी आप कह रहे हैं सैचुरेटेड ये मार्केट, जो कि मैं बिल्कुल उसके साथ डिसएग्री करूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी 29 करोड़ 90 लाख की गुंजाइश है। अब दूसरी तरफ चलते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जो उन्होंने रिपोर्ट इशू करते हैं हर साल दिसंबर में। ईबे और अमेज़ोन क्या कहता है? वो कहता है अगर हमें 100% सेलर्स की ज़रूरत है ना, तो हमारे पास सिर्फ 30%, हमें 70% अच्छे सेलर्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में गुंजाइश तो है, तो बहुत गुंजाइश है, लेकिन करने वालों की। अच्छा, अमेज़ॉन और ईबे की आपने बात की। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत एक बूम आया था अमेज़ॉन पे, हर किसी ने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी थी। जिससे भी आप पूछे थे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। फिर हमने सुना कि वेयर हाउसेस भी बनाए जाएंगे अमेज़ॉन में। उसके बाद कुछ एरियाज़ को पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया, कुछ स्कैम्स करना शुरू कर दिए लोगों ने। तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो लोग फिर ये इन हरकतों पर उतर आते हैं? अब देख लें, दुबई कराची से भी छोटा है। पूरा दुबई का अगर आप एरिया देख लें, आबादी के लिहाज से देख लें, वो दुबई से भी छोटा है। हालांकि 6-7 रियासतें हैं वहाँ, लेकिन वो दुबई से भी, हमारे कराची से भी छोटा है। लेकिन वहाँ भी अमेज़ोन के, ईबे के, वालमार्ट के, आप कोई भी नाम लें, इंटरनेशनल कोई भी जो है ना ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, जैसे BMW है, मर्सिडीज़ है, वहाँ उनके डायरेक्ट वेयर हाउसेज हैं और वहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बिल्कुल, यहाँ नहीं हो रही। यहाँ मसला है पॉलिसी फ्रेमवर्क का। अच्छा जी, ये बैक एंड से मसला है। अमेज़ोन ने यहाँ आने की कोशिश की थी बैक इन 2020 कोविड में, लेकिन उनको उस टाइम की गवर्नमेंट ने वेलकम नहीं किया सही से। उन्हें कहा कि आप इतने सारे टैक्स भरेंगे, आप वेयर हाउस के पैसे भरेंगे, ये सारे हमारे टैरिफ्स हैं, ये आप अगर पूरा करते हैं, MOU साइन करें, तो आप अपने यहाँ वेयर हाउस खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खोल सकते। अच्छा, आपने पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की, लेकिन वहाँ पर ये जिसकी स्कैम्स की और इन चीज़ों की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला भी तो बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ था। अब एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई थी कि कुछ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होना शुरू हो गए थे। हाँ, ब्लैक लिस्ट किया था एक सिटी को, और वो इसी वजह से किया था कि वहाँ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे और रिफंड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ इशू हो गए थे, जिस वजह से बना था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस सिटी का, देखने वालों को पता है। तो इस वजह से भी अमेज़ोन बैक फुट पे चला गया था कि यहाँ ये कंट्री वैसे ही डीफेम है। मैं इसी की तरफ आएंगे कि अगर हमने इस मार्केट को एक तो टैप करना है, किस तरह अपने आप को सेफ रखना है, और जिन लोगों से आप काम सीख रहे हैं उनका किस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको लेजिटिमेट काम सिखा रहे हैं, इनको आपको कोई गलत धोखाबाजी नहीं सिखा रहे। इस हवाले तफसील गुफ्तगू करते हैं। ज़रा मैं अहमद साहब की तरफ आना चाहूँगा। अहमद साहब, पुलिसिंग को बदला जा रहा है, थाना कल्चर को हमने पहले भी देखा कि मॉडल थाने बनाए गए, उनको बेहतर किया जा रहा है। अब कुछ बॉडी कैम्स की बात की जा रही है, कुछ आजकल बातें भी हम ये भी सुन रहे हैं कि सर और जनाब भी कहना है पुलिस वालों ने। क्या तफसीलात हैं इनकी? देखिए, जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया थानों को खूबसूरत बनाने के हवाले से, मॉडल बनाने के हवाले से। जब उन्होंने उस मिशन में कामयाबी हासिल की, मुल्तान में भी तकरीबन 34 एक थाने हैं जिनको जो है वो खूबसूरत बनाया गया, रेनोवेशन की गई, नए थाने बनाए गए। तो फिर हमारे जो पुलिसिंग का निज़ाम था उसको भी तब्दील करने के हवाले से इक़दाम जो हैं वो किए गए। फ्रंट डेस्क इनिशिएटिव लाया गया, क्योंकि साइल कोई भी है, कोई भी 15 पे कॉल होगी तो उसको पुलिस से दूर करने के लिए उन्होंने एक फ्रंट डेस्क का ऑफिस बनाया। तो वो कोई भी शहरी अगर किसी को कोई मसला है तो वो पुलिस वालों से रुजू नहीं, फ्रंट डेस्क से पास जाएगा, अपनी एप्लीकेशन देगा, तो वहाँ पर जाकर उसका मसला जो है वो FIR वगैरह या कंप्लेन वगैरह देगा, तो उसके उसी वक्त एक कॉपी मिल जाती है फ्रंट डेस्क की। तो उसके बाद फिर उसको एक तफ्तीशी अलर्ट होता है। मतलब बेहतर बनाने के हवाले से अमली इक़दाम किए गए। तो जैसे ही IG पंजाब तब्दील हुए, डॉक्टर उस्मान अनवर साबिक IG पंजाब थे, वो जैसे ही तबादला हुआ उनका, तो दूसरे IG आए अब्दुल करीम, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि थाने तो खूबसूरत बना लिए गए हैं, मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आती हैं कि पुलिस एहलकार, SHOs, मुहर्रर, मुंशी, इस तरह के लोग जो हैं तफ्तीशी अफसरान, उनका रवैया ठीक नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को जदीद दौर के साथ बदलने के लिए अपने आप को भी बदला। उन्होंने कहा जी अब SHO, थाने का मुहर्रर और फ्रंट डेस्क, और जब भी कोई अफसरान तफ्तीशी नाका लगाएंगे वहाँ पर बॉडी कैम लाजमी रखेंगे, और थाने में कोई भी साइल आएगा या किसी भी काम के ज़रिए आएगा तो सबसे पहले आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, सलाम करना है और उसको जनाब कह के पुकारना है। अच्छा। तो एक कोर्ट ऑर्डर ये भी थे कि सुनने में ये भी आ रहा था कि FIR के अंदर से बाखिदमत जनाब ये भी हटाया जा रहा है। अच्छा।
तो उसमें जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं बखिदमत बखिदमत जनाब, जनाब, SHO फलां साहब। SHO साहब, फलां SHO साहब, लेकिन अब वो सिस्टम भी ख़त्म करने जा रहे हैं। बस यही लिखा जाएगा जनाब SHO साहब, फिर जनाब अली, जैसे एक एप्लीकेशन होती है, तो उस हवाले से भी इनको इसको देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पुलिस और जो शहरी हैं, साइल हैं, उनका राब्ता जो है एक पॉजिटिव बनाने के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है। जब भी SHO ऑन ड्यूटी होगा तो बॉडी कैम लगा के रखेगा। जब मुंशी जैसे अब 8, 10, 12 घंटे, 13 घंटे की ड्यूटी दे के जाते हैं तो वो बॉडी कैम अपने साथ लगा के रखेगा। फ्रंट डिस्क भी ऐसे है जैसे वो 8 घंटे की ड्यूटी, क्योंकि उनकी 3 शिफ्टों में ड्यूटी होती है, तो जैसे ही 8 घंटे वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो बॉडी कैम लगाएगा, तो वो तमाम तर रिकॉर्डिंग होंगी। अगर रिकॉर्डिंग ना की, उन्होंने बॉडी कैम ना लगाए, तो उनको शोकाज भी मिलेंगे और नौकरी से भी उनको डिसमिस किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जैसे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, पुलिस की ड्यूटी ज़रा टफ़ है, वो उनका 24 आवर्स में कभी भी कॉल किया जा सकता है, तो जब भी वो ऑन ड्यूटी होंगे तो उनके कैमरा ऑन रहेगा, कभी वो रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इसको सेव किस तरह किया जाएगा? इतना ज़्यादा डाटा जो स्टोर भी करना है, और फिर कार्ड्स का भी मसला होगा। सर ये चीज़ें जो हैं वो तो बात की बात है, लेकिन जब भी कोई 15 कॉल करेगा तो 15 कॉल के बाद जैसे ही मौके पे पुलिस पहुंचेगी तो तमाम तर उसकी रिकॉर्डिंग उस कैम में भी होगी, एक रिटनली, एक उस कैम में। जब वो दोनों चीज़ें बराबर होंगी, फॉर एग्जांपल साहिल कभी कोई कंप्लेन कर देता है, जी मेरे साथ पुलिस वालों ने मुझे रिस्पांस सही नहीं दिया, मेरे पास 15 पुलिस नहीं पहुंची, मैं फिर उन्होंने मुझे कहा कॉल पे ही कह दिया थाने आ जाओ, तो ये सब कुछ रिकॉर्ड्स होगा। उस एहलकार के खिलाफ अगर 15 कॉल हुई है, वो मौके पे नहीं पहुंचता, तो उस पुलिस एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो साहिल, ये सारी बात होगी अब साहिल के हाथ में। हाँ। तो साहिल शहरी किस तरह से रिपोर्ट करते हैं, किस पुलिस तरह को से किस रिपोर्ट तरह से करते हैं, और इसका फिर आगे इम्पैक्ट क्या होता है, उस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग पुलिसिंग के हवाले से बात कर रहे थे, और ये जो बॉडी कैम्स लगाए जा रहे हैं इसकी ज़रा इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या अब ये कल से ही इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, या अभी सिर्फ एक कागज़ों की हद तक मौजूद है, अभी प्रोक्योर करने हैं कैमराज। और ट्रैफिक पुलिस के बारे में तो हम लोग ये पहले भी सुन रहे थे कि शायद ट्रैफिक पुलिस को तो कह दिया गया है कि अब आपने कैम्स पहनने। बताइएगा जनाब, इसकी तफसीलात क्या हैं? क्या अभी सिर्फ ये इसके ऊपर बातचीत चल रही है, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई है? सर मैं समझता हूँ कि जब तक अगर आप नोटिफिकेशन जब उन्होंने दे दिया है तो उस पर अमल दरामद फौरी करना चाहिए। तो इसी तरह से मुल्तान पुलिस ने अमल दरामद जो है वो फौरी करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं दिखावे की। जैसे थानों के अंदर पहले CCTV कैमरास लगे हुए हैं, तो वो सिर्फ नाम के लगे हुए हैं, ठीक है। किसी का कैमरा जो है वो जाके टेढ़ा होता है, कोई जो है वो नहीं होता इस तरह से। लेकिन अब बॉडी कैम जो है, मैं ये समझता हूँ खसूसी तौर पर, जैसे हमारे पास रात के औकात में IG पंजाब के अहकामात पर, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर रात को एक DSP की ड्यूटी होती है, जो मुतलका थाने जो हैं वो तमाम थानों को चेक करते हैं। वह वक्तन फ़वक्तन जाके रात को 3 बजे चेक कर सकते हैं, 4 बजे चेक कर सकते हैं, क्या थाने में पुलिस एहलकार मौजूद हैं, क्या 15 कॉल हो रही हैं, मुल्ज़मान कितने हैं, क्या पुलिस वालों ने रात को मुल्ज़मान किसी को दे तो नहीं दिए। इसी हवाले से जैसे चेक एंड बैलेंस करने के लिए टीम एक लगाई हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे बॉडी कैम है तो उस हवाले से भी एक टीम जो है वो तश्कील दे दी जाए, ताकि निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि CCTV ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको ठीक नहीं कराया जा रहा होता, थोड़ा सा फंड्स का भी इशू आ रहा होता है। तो अगर बॉडी कैम्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो उसको बेहतर किस तरह किया जाएगा? और इसके हवाले से अगर आप अपना वो दे दें, पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इतने अरसे से क्राइम को कवर कर रहे हैं, आपको लगता है कि स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, या इसमें थोड़े से मसाइल पैदा होंगे? सर देखिए, इसमें हर बंदा मोबाइल अगर अपने साथ रख सकता है ना, तो बॉडी कैम भी लगा सकता है, ठीक है। ऑन ड्यूटी अगर वो बॉडी कैम लगा देगा तो उसको क्या होगा? जैसे अब तफ्तीशी एक गश्त कर रहा होता है ना, तो अगर वो एक तफ्तीशी ऑन ड्यूटी अगर वो बॉडी कैम लगा लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पर इसमें अमल दरामद करवाया जाए, और थाने के अंदर जो CCTV पहले भी ख़राब हैं उनको भी बनवाया जाए, ताकि मज़ीद निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। और साथ साथ ये जो आपने बॉडी कैम ख़राब होने के हवाले से बात की, तो इसके हवाले से भी टेक्निकल टीमें जो हैं वो जब इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उसके साथ सबसे पहले ये चीज़ भी सोचेंगे कि अगर ख़राब हो गया है तो बनाएगा कौन। तो ये चीज़ें सारी
देखी जाएगी। देखी जाएंगी। मिशन साहब आपकी तरफ आते हैं, ई कॉमर्स पे हम लोग बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा स्कैम्स पे कोशिश की। अब काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ईबे है, अमेज़ॉन है, दराज है हमारा, अगर लोकल ई कॉमर्स की हम लोग बात कर लें तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को हमें टारगेट करके अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, या पहले एसईओ सीखें और जो बेसिक स्किल्स हैं इस तरह की वो पहले सीखें? तो पहला कदम आपने क्या उठाना है जब आप डिजिटल स्किल्स की तरफ आ रहे हैं? पहले तो आपने देखना है कि कोई अच्छा आपको मेंटोर मिले। ठीक। सेकेंडली, आपने अगर स्टार्ट करना है, कोई एक न्यू बीन है और वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स से स्टार्ट करे। अच्छा। लोकल ई कॉमर्स में सजेस्ट नहीं करता क्योंकि काफ़ी सारे मैं अपने इंटरव्यूज़ में भी कह चुका हूँ, मेरे जो ऑफिशियल पेज हैं मेरी इंस्टीट्यूट्स के, उन पे मैंने कहा कि जो लोकल ई कॉमर्स का एक ही प्लेटफॉर्म है हमारे पास, दराज। दराज जो है ना, प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम नहीं करता। दराज के कराची स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बिकते हैं, उनकी जितनी सेल्स होंगी उतने उनके शेयर बिकेंगे। तो अक्सर आप जो भी दराज पे काम कर रहे हैं उनको आप देख रहे होंगे वो लॉस में जा रहे हैं। लॉस में इसलिए जा रहे हैं कि दराज को सिर्फ सेल्स चाहिए, तो वो सिर्फ बायर को फैसिलिटेट करता है, ना कि सेलर को। तो उसमें तो जाना भी नहीं चाहिए। ठीक अब है। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म है लोकली शॉपिफाई। शॉपिफाई में ये है कि आपके पास 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट हो तो आप जाओ। हाँ, क्योंकि उसका सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत Shopify का। और अगर फिर आपने अगर शॉपिफाई पे ही करना है तो आप अपनी वेबसाइट बना लो, हाँ। वेबसाइट को एसईओ रैंक करवा के वहाँ भेज दो। आपने ज़रूर लिंक क्यों करनी है एक प्लेटफॉर्म के साथ? ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन है, उधर हर चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इजीली $300 से $400 में स्टार्ट कर सकते हैं और 30 to 40% उसमें ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ख्याल है अमेज़ॉन सजेस्ट करता हूँ बिगनर को, और जो थोड़ा सा इस मार्केट को समझता है उसको ईबे करता हूँ, देन फिर वॉलमार्ट। अच्छा, ये तो अब आपने उन लोगों के लिए बात की जो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं या अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। मैं ज़रा डिजिटल स्किल्स की तरफ भी मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस वक्त अगर कोई शख्स सीखना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग सीख ले जिसके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, एक तो डिजिटल मार्केट होगी, दूसरा आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स भी सीख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल आईटी का नहीं है, तो अगर मैं आज सोचता हूं कि यार मैं ऑफिस से जाने के बाद थोड़ा सा कोई डिजिटल स्किल्स पे काम करना शुरू कर दूं, एक तो आपने डिजिटल मार्केटिंग का बता दिया ना, इसके अलावा और कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे सीखनी चाहिए? इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन उसमें इतनी जल्दी ना आप अपना नाम बना नहीं सकते। ठीक। जैसे कि फ्रीलांसिंग है, आप हर बच्चे को पाकिस्तान में सुनेंगे फ्रीलांसिंग सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उधर नाम बनाते बनाते और कमाते कमाते 5 से 6 साल लग जाते हैं। फ्रीलांसिंग में भी तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं ना, फिर आपने कौन सी सीखनी है? जो भी सीखनी है आपने, क्योंकि इस मार्केट में पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो ट्रस्ट ऐसा नहीं बनता, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स काम देंगे, लोकल क्लाइंट आपको काम नहीं देंगे। तो वहाँ अगर आप अपवर्क पे देख लें, फाइबर पे देख लें या लिंक्डइन पे देख लें, वहाँ जिनके पास एक्सपीरियंस लिखा हुआ है 3 से 4 साल या 5 साल का, उनको ही क्लाइंट टच करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। जबकि दूसरी साइड पे ई कॉमर्स में वहाँ तो आप 2 से 3 महीने में अर्निंग स्टार्ट कर देते, तो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म सही हुआ? चलें, अच्छा आज मैं अपना ई कॉमर्स का अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहा हूँ, अब मैंने अपने पहले कदम क्या उठाने हैं वो उस तरह समझाइए। पहले तो आप करेंगे होलसेल से स्टार्ट। ठीक है। क्योंकि उसमें आपको $300 से $400 या $500 में अच्छा स्टार्टअप हो जाएगा। पहले मुझे मार्केट रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि किस जगह वो तो पर मेंटोर आपको सिखाएगा। हाँ, हाँ। वो तो आपको पहली क्लास में बताएगा कि वहीं से जानना चाह रहा हूँ कि पहली क्लास में मैंने क्या सीखना है, क्योंकि एक तो बिजनेस स्किल्स मेरे पास है नहीं, मैंने बीबीए नहीं, ये तो आप कर रहे हैं थेरेटिकल बात, मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मुझे जरा क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आप मेरा इसका जवाब दीजिएगा। एक शख्स है जिसका बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, उसको नहीं पता कि ROI, अभी आपने कहा कि ROI क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, उसको नहीं पता कि सप्लाई चेन कैसे मैनेज करनी है, उसको नहीं पता कि लीगैलिटीज़ बिजनेस की क्या है, उसको नहीं पता कि D2C क्या है और B2B बिजनेसेस क्या हैं। तो पहले तो उनको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, फिर मार्केट गैप आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मुझे यहाँ पर जाना है और इस प्रोडक्ट को अगर मैं बेचूंगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं गेन कर सकता हूँ। तो यहाँ से समझाना ज़रा स्टार्ट कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। यही है कि सबसे पहले तो आपको थेरेटिकल एक दो दिन में सिखा दिया जाता है। ठीक है। कोई भी अच्छा मेंटोर है कि भाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं ये इसमें वाइंड अप हो जाती है। फिर आपको सिखाया जाता है कि आपने इधर करना क्या है और आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप कितने अरसे में सीख लेंगे। अगर एक बिल्कुल लेन मैन जो बिल्कुल मेहनत, जिसका इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है, वो 1 से 2 माह में सीख लेता है। ठीक। अगर फिर भी बिल्कुल ही कोई समझ लें कि बहुत ज़्यादा इसकी मसरूफियत है और वो अपना टाइम नहीं निकाल सकता, 1 से 1.5 घंटा ही है उसके पास,
फिर वो 3 से 4 माह में सीख जाएगा। 3 से 4 माह में सीख जाएगा। अच्छा मीसम साहब, एक मसला सबसे ज़्यादा बड़ा आता है कि जो मेंटोर्स होते हैं आपके जैसे, वो आपको अपना मार्केट प्लेस का लिंक नहीं देते, वो आपको नहीं बताते कि हम लोग कहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं, कहाँ से आपने उठा के और ड्रॉप शिप करना है। तो उस हवाले से क्या करना चाहिए, और ख़ुद अगर कोई शख्स सीखना चाह रहा है या मार्केट प्लेस पे रिसर्च करना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ना, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, इस टाइम करंटली मेरे पास 100+ स्टूडेंट है। ठीक। उनमें से 2-3 ऐसे होंगे जिनको रियल लर्निंग सीखने का इंटरेस्ट है। हाँ। बच्चे सीखना नहीं चाहते, ये बच्चे बहुत कहते हैं कि important हमें अभी बताओ, ओवरनाइट हम इस पे चढ़ जाएं, उस पे चढ़ जाएं, ये इलॉन गाड़ी ले मस्क लें। बन जाऊं मैं आज। यस, इलॉन मस्क बन जाऊं, करेक्ट फ्रेज। लेकिन जो लर्निंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको ये ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे विनिंग प्रोडक्ट बताओ, वो कौन सी प्रोडक्ट है, बिक रही है। जिसको प्रोडक्ट हंटिंग आती है उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कहने की मुझे करें। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 3-4 जो आपके असूल हैं सुनहरी, वो हमें बताइए। प्रोडक्ट हंटिंग के जो सबसे ज़्यादा गोल्डन असूल है ना, वैसे तो विनिंग प्रोडक्ट हर ऑफिस बेचता है, हर एंटरप्रेन्योर बेचता है। फिर मैं टिप्स बता देता हूँ आपके तवस्सुल से आपके प्रोग्राम में आज। उसमें यह है कि अगर कोई भी विनिंग प्रोडक्ट, जो कि विनिंग प्रोडक्ट होती है, व्हाट इज़ विनिंग प्रोडक्ट? विनिंग प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट दैट इज सेलिंग ऑन एवरी प्लेटफॉर्म एंड यू आर गेटिंग ऑर्डर ऑन हाई वॉल्यूम। हॉट केक है। या अब वो उसको फाइंड कैसे करते हैं? फाइंड करने का सिंपल तरीका, कुछ निश है। निश का मुराद है कि वो समझ लें कैटेगरीज है। कैटेगरीज। अब उस कैटेगरी में जाएंगे तो वो मिल जाएगी। जैसे कि होम एंड किचन है, होम एंड गार्डन है, डेकोरेशन है, ऑफिस डेकोरेशन है, होम डेकोरेशन है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो उसका क्राइटेरिया ये, अगर अमेज़ोन पे है तो वो 10,000 से लेके 1 लाख तक या 80,000 तक उसकी समझ लो एसन होना चाहिए, और उसका समझ लें कि वो इतनी हो, और सोल्ड एटलीस्ट 1,000 हो, फिर तो वो विनिंग प्रोडक्ट है। ये क्राइटेरिया। और उसमें ब्रेकेबल आइटम नहीं होनी चाहिए, जैसे शीशे की हो गई। मतलब अगर हम सम अप करें तो आपने पहले बैठ के एक नीश आइडेंटिफाई करनी है कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, फिर उस नीश में भी विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है जो कि ब्रेकेबल ना हो और बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहा हो। इतना भी ज़्यादा ना हो रहा हो, फिर वो ब्रांड की हो सकती है, आप लगाओगे कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, फिर कॉपीराइट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें उसने आइडेंटिफाई कर ली, प्रोडक्ट हंट कर लिया, अब उसने अपना एक स्टोर बनाना है अच्छा सा। उसके लिए क्या करना चाहिए उसे, और किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए? अमेज़ॉन पे जाना चाहिए या ईबे पे जाना चाहिए? इस पे ज़रा तफसीलन बताइएगा। लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग ई कॉमर्स के हवाले से बात कर रहे थे और मीसम साहब ने बड़ा खूबसूरती से समझाया कि नीश क्या है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किस तरह करना है, और अब उसको बेचने की बारी है। अब उस पर हम लोग बात कर रहे थे और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया था मीसम साहब कि हमने कौन से प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना है जो ईज़िली सीखा भी जा सकता है और उस पर प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। अमेज़ॉन पे जाना है, ईबे पे जाना है, या और कोई दीगर इस तरह के प्लेटफॉर्म है? तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, अगर दिल लगा के करते हैं ना, तो 1.5 से 2 मंथ में हो जाता है। लेकिन अगर आप न्यू बीन है और मतलब समझ लें कि ज़ीरो से आपने स्टार्ट लेना है, तो अमेज़ॉन बेस्ट है, क्योंकि उसका इंटरफेस बड़ा सिंपल है और हर वो आम सा कॉमन सा माइंड वाला जो है ना फ़र्द उसको सीख सकता है 1 से 1.5 माह में, और बड़ा इजी टू लर्न है। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने एक प्लेटफॉर्म सीख लिया ना, तो डिफरेंस कुछ नहीं है। आपने शिप भी सेम वे से करना है, पेमेंट मेथड भी सेम लगाना है, चार्ज मेथड भी सेम है, उसको डिलीवरी भी सेम मेथड से करनी है, बस थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस होता है। अगर आप अमेज़ॉन सीख लें, आप सारे सीख सकते हैं। आप अमेज़ॉन अगर आप सीख लेते हैं तो उसकी वजह आप उसके साथ साथ तमाम प्लेटफॉर्म्स को सीख सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि पेमेंट मेथड है, ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसको सीखने में कितना टाइम लग जाता है? यूजुअली 1 से 1.5 माह में आप लोग सीख सकते हैं? ये एक पूरा समझ लें कि एक पैकेज ही है। 1 से 1.5 माह, 2 माह, मैक्सिमम 2 और 1.5 माह में सीख जाता है। ठीक है। और अब अगर बच्चा मेहनत करता है, जैसे हम लोग कह रहे थे कि वो चाहता है कि मैं अगले ही दिन कामयाब इंसान बन जाऊँ, इलॉन मस्क बन जाऊँ, तो इसमें किस तरह के, इस पूरी जर्नी में किस तरह की मुश्किलात आएंगी, हर्डल्स आएंगी, जिसका उसको जहन में रखना चाहिए, और कब से वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देगा? 1.5 से 2 माह में सीख जाएगा, 3 से 4 माह में उसका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और आप जो कोई एग्जांपल्स अगर आपके पास प्राइम एग्जांपल अपनी लाइफ से भी ज़रा बताइएगा कि आपने जब ये स्टार्ट किया था उसमें और आज मेहनत करते हुए आप जहाँ तक पहुँचे हैं तो इस पे कितना अरसा लग गया अपनी लाइफ के जर्नी से, ताकि मोटिवेशन है ना। अच्छा, उसको मैं जो है ना क्विकली वाइंड अप करूँगा। उसमें ये है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था 2019 में, तब कोविड का समझ लें कि स्टार्ट ही था। तो मैं एज एन MD में जूनियर क्लर्क सर्व कर रहा था रेगुलर।
तो मैंने जो कि अंडर टेबल एक रिवाज है शुरू से, यू नो वेरी वेल वेयर फ्रॉम आई एम ट्राइंग टू से, तो वो मैं नहीं चाहता था करना। तो मैंने सोचा कुछ मैं दूसरा करता हूँ ऑनलाइन। तो पहले मैं गया फ्रीलांसिंग की तरफ। 6-7 महीने ज़ाया करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है और मुझे कहीं और जाना चाहिए। फिर अमेज़ोन का सुना, ई कॉमर्स का सुना, तो फिर मैंने ई कॉमर्स से स्टार्ट लिया 2020 में। सीखना स्टार्ट किया। मार्केट में काफ़ी लोग थे सिखाने वाले, लेकिन उनमें से रेयर नॉलेज देने वाला कोई नहीं था। फिर मैंने ऑनलाइन सीखा एक टीचर से, वो बाहर के ही थे, उनसे सीख के फिर मैंने अपना स्टार्ट मुझे अभी भी याद है, मेरे पास उस टाइम लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे, हालांकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, पैसे नहीं थे मेरे पास। तो एक लैपटॉप पड़ा हुआ था जिस पे मैंने शुरू में आईटी क्लास में लिया था सीखने के लिए, तो उसी पे मैंने स्टार्ट लिया। और पहली जो इन्वेस्टमेंट थी, मेरी इंस्टॉलमेंट की बाइक थी, मैंने उसे क्लियर करवा के सेल आउट किया और मैंने इन्वेस्ट की और वो पैसे डूब गए। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने दोबारा पैसे उधार लेके लोगों से डाले और दैट टाइम आई सक्सीड। और उसके बाद फिर स्टार्ट लिया। मेरे माशाल्लाह 3 ऑफिसेज हैं, मुल्तान में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। और इस टाइम 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूँ 4-5 साल में। तो मतलब आपने घबराना नहीं है, अगर कोई मुश्किलात आती हैं, कहीं पर कोई लॉस होता है, तो उससे आपने सीखना है, बजाय इसके कि आप हिम्मत हार के वो फील्ड ही छोड़ दें। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। अहमद साहब, FIA पे थोड़ा सा आ जाते हैं। यूनिफॉर्म का कहा जा रहा है कि अब FIA के जो एहलकार हैं वो यूनिफॉर्म उनका होगा कोई। ये बताएं कि आपने FIA की बात की है, कोई ऑनलाइन से रिलेटेड करना है तो मैं उस पर भी बात कर लूँगा। FIA क्योंकि अलहदा कर दिया गया ना, साइबर क्राइम तो साइबर तो बिल्कुल अलग हाँ। कर दिया गया। इसमें FIA का यूनिफॉर्म जो है वो मस्ट कर दिया गया। अब कोई भी पहले हम साइड जाता था, उसको नहीं पता होता कि ये तफ्तीशी है, ये SHO है। SHO तो फिर भी ज़्यादातर हम देखते थे कि यूनिफॉर्म पहन लेते थे, लेकिन अब डिप्टी डायरेक्टर, तफ्तीशी, SHO, कांस्टेबल, मुहर्रर, तमाम अब जो है वो यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे FIA का। सही। चाहे वो ऑन ड्यूटी हैं या वो कोर्ट जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पहले वो विदाउट यूनिफॉर्म होते थे, लेकिन अब उनका यूनिफॉर्म जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया गया और वही यूनिफॉर्म बैठ के, जैसे पुलिस वाले यूनिफॉर्म में होते हैं, तो ये भी उसी तरह से यूनिफॉर्म में ही पहन के बैठेंगे। तो ये तमाम मुल्तान में तो जैसे ये जोन है, मुल्तान जोन FIA का, तो तमाम जोनों के अंदर जो है ये लाजमी करार दे दिया गया कि कोई भी ऑफिस आएगा तो यूनिफॉर्म पहन के आएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी हम ई कॉमर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे, आपने भी चलें उसकी तरफ इशारा कर दिया। अब अगर ई कॉमर्स के हवाले से किसी को कोई मसला आता है या उसने कोई कंप्लेंट करनी है, तो वो कहाँ पर करेगा? NCCIA में करेगा या FIA भी इसको डील कर रही है? नहीं, FIA तो डील नहीं करती, इसको NCCIA डील करेगा। क्योंकि पिछले साल अगर मैं डाटा के हवाले से बात करूँ तो तकरीबन ऑनलाइन फ्रॉड्स और ब्लैकमेलिंग और इस तरह के जो तौहीन मज़हब, तकरीबन 85,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं सिर्फ 1 साल के अंदर ऑनलाइन के हवाले से। क्योंकि देखिए जैसे जैसे जदीद दौर आता जा रहा है, पहले थाने भरे पड़े होते थे, अब थानों से रश कम हो के NCCIA में रश ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 85,000 दरख्वास्तें कोई छोटी बात नहीं है पिछले साल। अगर अभी के हवाले से बात करें तो अभी भी बहुत से दर्जनों दरख्वास्तें जो हैं वो भी मसूल हो चुकी हैं, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से भी हैं। ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन 70% जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड है, 60%, जिसमें 30% जो है वो ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट वगैरह की दरख्वास्तें हैं और 10% जो है वो तौहीन मज़हब की दरख्वास्तें हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि इतनी सारी दरख्वास्तें, और आपने ही ये ख़बर ब्रेक भी की थी, इस पर रिपोर्ट भी बनाई थी कि यहाँ पर एहलकारों की कमी है, अमले की कमी है, जिसकी वजह से इन लोगों का अजाला नहीं किया जा रहा। तो अब उस पर काम करना शुरू कर दिए है कि भर्ती हुए हैं नए लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक NCCIA, क्योंकि पहले ये FIA के साथ ही था, तो उस वक्त थोड़ा सा इसका प्रेशर फिर भी कम था। लेकिन जब से ये अदारा बना है, अलग बना है, तो मैं ये समझता हूँ कि 3 डिवीज़न पूरा साउथ पंजाब को स्पेशली तौर पर ये NCCIA मुल्तान देख रहा है। बिल्कुल। अब ये जितनी भी दरख्वास्तें थी ये पूरे साउथ पंजाब से आती थी। अब बहावलपुर में किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो उसने दरख्वास्त मुल्तान आके देनी है। DG खान में किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो उसने यहाँ आके देनी है। रहीम यार खान में किसी के साथ हुआ है तो उसने यहाँ आके, सहीवाल में किसी के साथ हुआ है तो उसने मुल्तान में आके दरख्वास्त देनी है। तो इतना बड़ा जो है वो एरिया है और थाना सिर्फ एक है। तो अगर नफरी की मैं बात करूँ तो 13 सब वो हैं, मतलब के तफ्तीशी हैं NCCIA के।
तो मतलब कि इतना पेंडिंग पड़ा है काम, इतना काम पेंडिंग पड़ा है जिसका कोई इंतहा नहीं है। तो हम भी बार बार इस चीज़ को नोटिस दे चुके हैं अफसरान तक कि फौरी तौर पर इसके एक तो नफरी बढ़ाई जाए बिल्कुल। और हर डिवीज़न की सतह पर इसका एक थाना बनाया जाए, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखें जो देरा गाजी खान से आ रहा है, पहले तो वो 1 सवा 1 घंटे का सफ़र करके मुल्तान पहुंचेगा, फिर वो आके यहाँ इंतज़ार करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उस दिन जो है वो एप्लीकेशन उसकी सबमिट नहीं होती, उसको क्राइटेरिया का नहीं पता। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका। ये नहीं है कि थाने की तरह आप एप्लीकेशन दें और चुप करके जाके जमा करवा दें और आपके इससे सबसे पहले आपके एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, फिर उसके बाद इंक्वायरी नंबर मिलेगा, फिर उसके बाद तफ्तीशी सुनेगा, फिर दूसरी पार्टी आएगी, फिर वो होगा, फिर उसके बाद इसकी एफआईआर का प्रोसेस ही तकरीबन जो है वो 4 से 5 मंथ लग जाते हैं इसकी एफआईआर को। अगर कोई सामने पता भी चल रहा होता है ना कि ये बंदा गिल्टी है, तो वो तफ्तीशी एफआईआर दे नहीं सकता। वो सबसे पहले उसकी लीगल एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरेगा, उस प्रोसेस से आते आते तक उसके 1-2 मुरब्बे बिक जाने हैं, ठीक है, या उसने पहले कोई ऑनलाइन कमाए हुए हैं तो वो भी ख़त्म हो जाने हैं उसके। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले डिवीज़न वाइज एनसीसीआईए को वहाँ पर थाने बनाने चाहिए, वहाँ पे नफरी जो है मज़ीद बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मुल्तान में भी बहुत कम नफरी है। तो इसको मुल्तान में भी नफरी मज़ीद बनाएं और मज़ीद जो है वो थाने बन जाएंगे, तो वहाँ पर भी नफरी एक तैनात होगी, वहाँ का एसएचओ अपना होगा, वहाँ का ठीक है, यहाँ पर एक डायरेक्टर लेवल का बंदा यहाँ पर बैठ जाएगा। जैसे एफआईए का मुल्तान जोन है तो यहाँ पर डायरेक्टर बैठते हैं, तो साइबर का भी यहाँ पर डायरेक्टर बैठ जाएगा, लेकिन तमाम की निगरानी जो है वो मुल्तान से होगी। लेकिन वहाँ पर थाने बनाने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, वो शख्स जिसके साथ खुदा ना खास्ता कोई फ्रॉड हो गया है या कोई इस तरह का वाक़या हुआ है, या आजकल और भी दीगर ऑनलाइन के हवाले से मसाइल होते हैं, आईडीज़ हैक हो जाती हैं, तो कोई शख्स जिसके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ है, उसने पहला कदम क्या उठाना है अगर वो अपने आप को सेव करना चाहता है और रिपोर्ट भी इसकी दर्ज कराना चाहता है? देखिए, सबसे पहले ना कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं जिससे आपको वो तो ऑनलाइन फ्रॉड है। अगर आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है, एक प्रूफ है। वो प्रूफ आप एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि मेरे साथ या मैं फ़लाँ बंदे को जानता था, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस हैं हमने देखे हैं। लोग 10-10 लाख ऐसे दे देते हैं, ना कुछ जान ना पहचान। फेसबुक पे जी उसकी दोस्ती हुई, उसने कहा जी मैं आपको ऑनलाइन काम सिखाता हूँ तो आप इन्वेस्ट करें। तो जैसे अभी मैसम भाई बता रहे थे कि ऑनलाइन के हवाले से बिज़नेस जो है वो पहले अपना स्टोर वगैरह बनाए, तो इस तरह से अब लोग उनको लालच देते हैं, वो लालच में आते हैं और 5-5 10-10 लाख ले लेते हैं और आईडी ब्लॉक कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक का यहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है, बिल्कुल। उसका यहाँ से डाटा मिलना मुश्किल है। अगर मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपके ऊपर केस करवा सकता हूँ। अगर फेसबुक के ऊपर आपका कोई अननोन पर्सन आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाता है, 10 लाख ले लेता है, 5 लाख ले लेता है, तो वो केस आपका ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई आउटलेट नहीं है फेसबुक की, ना ही आपकी यूट्यूब की यहाँ पर कोई आउटलेट है, या किसी से आपका कोई फ्रॉड हो जाए, कोई दीगर हमारे पास जैसे ऐप्स बनी हुई हैं उनकी कोई आउटलेट नहीं है जो कि डाटा फौरी तौर पर मंगवा सकें और आपके अजाला कर। इंस्टा की कोई नहीं है, दीगर जो ऐप्स हैं उनकी कोई भी इस तरह की वेबसाइट्स वगैरह की यहाँ पे आउटलेट्स नहीं है। तो वहाँ पर शहरियों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। वो आके दरख्वास्त देते हैं, वो कहते हैं जी कैसे फ्रॉड हुआ, वो कहते हैं जी ऐसे फ्रॉड हुआ, फ़लाँ नाम की आईडी थी। अब आईडी का डाटा कहाँ से लें? अब क्या वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि बाहर मुल्क से जहाँ उनकी आउटलेट है तो वहाँ से हम डाटा मंगवाएं? इतना शदीद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इनके आउटलेट बनाने के हवाले से उनकी एक एसओपीज़ है। वो कहते हैं जी पहले हमारी एसओपीज़ पूरी करें, फिर हम पाकिस्तान में अपनी आउटलेट बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन फ्रॉड में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। अब जिसके साथ सबसे पहले फ्रॉड होता है तो वो अपनी एप्लीकेशन लिखेगा। इस पे तफसीलन ज़रा गुफ्तगू करते हैं अमर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो उसने प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। अमर साहब, आप ज़रा एक्सप्लेन कर रहे थे कि एप्लीकेशन आपने एक लिखवानी है, किसी वकील की हेल्प ले सकते हैं इस हवाले से कि आप उसको एप्लीकेशन लिखी जा सकती है या ख़ुद लिखी जा सकती है, या ऑनलाइन उनका पोर्टल मौजूद है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं? सर देखिए, एक तो ऑनलाइन पोर्टल भी मौजूद है और दूसरी बात यह है कि कंपोजिंग वाले भी हैं। तीसरे नंबर पे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इंसान को खुद अपनी एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये जो एक्यूरेट वो बात लिखेगा तो वो ज़्यादा कोई और नहीं लिख सकता।
तो अगर वो खुद एप्लीकेशन लिख के सबसे पहले वो थाने जाता है, NCCIA के दफ्तर, तो वहाँ पर जाके वो अपनी दरख्वास्त जमा कराता है फ्रंट डेस्क पे। तो वहाँ फ्रंट डेस्क पे उनकी दरख्वास्त जमा हो जाती है, वहाँ जमा उनको एक डायरी नंबर दे देते हैं। ठीक। डायरी नंबर के बाद फिर उनकी एक इनको छानबीन होती है, क्या ये दरख्वास्त काबिल है, इस पे इंक्वायरी लगाई जा सकती है या अच्छा। नहीं। तो फिर वहाँ से वो एप्लीकेशन उठेगी, तो फिर उस पर इंक्वायरी लगेगी। तो जब इंक्वायरी लग जाती है तो उसके बाद इंक्वायरी नंबर मिल जाता है उसको। फिर आ जाता है एक तफ्तीशी। तफ्तीशी मुदई को भी कॉल करता है। मुदई जब आता है, जो कहता है क्या फ्रॉड हुआ, आपके मुल्ज़मान कौन है, मुल्ज़मान का नंबर दें। जब वो सारी चीज़ें प्रूफ करता है तो फिर वो मुल्ज़मान को बुलाया जाता है। जब उन दोनों पार्टियों को आपस में 3 बार सुनते हैं, 3 बार सुनने के बाद तफ्तीशी जो है फिर वो फॉरवर्ड कर देता है लीगल की तरफ, डिप्टी डायरेक्टर की तरफ। डिप्टी डायरेक्टर फील करता है लीगल की तरफ। लीगल अपना ओपिनियन देगा, भाई इसके ऊपर फलां दफ़ा के तहत जो है FIR बनती है, जैसे 22 से या 23 से, इस तरह की FIR। तो इस तरह की फिर वो दोबारा भेजता है डिप्टी डायरेक्टर को। डिप्टी डायरेक्टर दोबारा तफ्तीशी को भेजता है, फिर वो अपना ओपिनियन दोबारा से लिखता है। इस तरह से फिर वो दोबारा से होकर डायरेक्टर के पास, डिप्टी डायरेक्टर के पास, डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर से फिर वो डायरेक्ट आएगी तफ्तीशी के पास, फिर आपकी FIR होगी। तो इतना लंबा प्रोसेस है। तो प्रोसेस शहरियों को इसमें थोड़ा सा मुश्किलात तो पेश आती हैं, लेकिन काम जो है वो पक्का होता है। इसमें नॉन बेलेबल होती हैं, इसमें बेल नहीं होती। अगर मुदई इसमें सुलह ना करे तब तक इसकी जो है वो सुलह नहीं और होती। अगर आपके साथ कोई ऐसा हो गया है वाकया, तो आपने फ़ौरन जाके कंप्लेंट लाजमी सबसे पहले कंप्लेन करनी, कंप्लेंट दर्ज करानी है। अमीर, हम आपसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि अपने आप को सेफ किस तरह रखना है जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जब आप स्किल सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना होना कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, आपका एक बिज़नेस रन हो रहा और फिर उसके बाद आपके अब तो सेशन पूरा हैक होना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से ज़रा बताइए कि किस तरह ध्यान रखना है। जैसे अमर खान साहब ने बात की कि आप फेसबुक पे किसी को जानते नहीं, अननोन है, और आप उसको पेमेंट सेंड कर देते हैं इस लालच में कि चलो ये डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी। जैसे कि स्कैम एक बहुत आम है शुरू से, जैसे डबल शाह एक चीज़ था स्कैम। तो इसमें यही है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को ढूंढें जो SCCP से, FBR से, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो, जैसे हम रजिस्टर्ड हैं, ऐसे रजिस्टर्ड इदारे से करें और कोशिश करें उनसे स्लिप्स वगैरह लें और प्रॉपर रिटर्न वगैरह हो, तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उन्हें कह भी सकते हैं कि हमारा ये काम स्टार्ट करना है। यानी प्रॉपर ऑन डॉक्यूमेंटेशन हो और ऑन ग्राउंड हो। बेशक ऑनलाइन काम है, लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, हम भी बैठे हुए हैं, जो कि ऑन ग्राउंड आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ऑन रिटर्न। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स कम हो सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने मीसम बता दिया ना कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने अपना जो मार्केट प्लेस बनाई हुई है, अपना जो आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, उसको सेफ किस तरह रखना है। कुछ लोग कहा जाता है कि लिंक्स पे क्लिक ना करें, ये फिशिंग लिंक्स होते हैं, उसके ऊपर अपनी IDs ना डालें। इस तरह की चीज़ें मैं समझना चाह रहा हूँ जो बुनियादी हैं, ताकि हर शख्स उस पर अमल करेगा और अपने आप को ऑनलाइन सेफ रख सकता है। अच्छा, ऐसा जिस ऑनलाइन चीज़ का आपको पता नहीं है ना, आप उसमें घुसे ना। ठीक है। बिल्कुल भी ना। जब आप अनअवेयर है ना, तो आप अनअवेयर ही रहें, अवेयर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट होगी, उसमें लूप होल्स भी उतने ज़्यादा हो गए। तो जो लूप होल्स होते हैं ना, इसका फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स। बिल्कुल। तो आपको जिस चीज़ का नहीं पता, जिस टेक्नोलॉजी का नहीं पता, अब AI भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। बिल्कुल। जो लोग उसको नहीं ऑपरेट कर सकते। तो आप ऐसी वो चीज़ें पहले या तो ऑपरेट करना सीखें। आपको हाउ नाउ नहीं है तो आप फंसेंगे। तो आप पहले टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, पहले आप सीखें, फिर आप इस तरफ आएँ तो फिर ठीक रहेगा। और जैसे बताया गया, आपने बताया कि लिंक्स वगैरह होते हैं, आप उन पर कॉपी करें, वो इसलिए होता है कि उनको पता नहीं होता। अब देखें ना, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ कि आपका ना 2 करोड़ का इनाम निकला है, बस आप यहाँ क्लिक करें, आपको मिल जाएगा। अब अगला बंदा सोचता है यार मैंने सिर्फ क्लिक करना है, मैं करोड़पति बन रहा हूँ, मैं क्लिक क्यों ना करूँ। जब वो आप क्लिक करते हैं ना, तो आपके मोबाइल का सारा डाटा वो स्कैन कर लेता है। फिर आपकी क्या प्राइवेसी, क्या वीडियोस, क्या पिक्स फैमिली के साथ, फिर वो आपको ब्लैकमेल करनी शुरू कर देते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे हों तो वो उसी टाइम निकल जाते हैं, नहीं तो जो आपकी पिक्स वगैरह हैं वो ले लेते हैं फैमिली की, वो आपको कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। फिर ये सुसाइड्स की तरफ जाता है जिनके पास पैसे नहीं होते। इज्जत के बचने के लिए लोग भी इस तरफ करते हैं। ठीक है। अच्छा,
जैसे आपने बताया कि इसमें आपने एक तो लिंक्स पर क्लिक नहीं करना, दूसरा एक और भी तो होता है ना कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, अब आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे जो आ रहा है इसकी निशानी क्या होती है कि आपने जिस प्लेटफॉर्म पे आप विज़िट कर रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए, कुछ कहते हैं लॉक बना होना चाहिए, कुछ SSL सिक्योरिटी होती है आई थिंक, वो उसका होना चाहिए, तब आप जाके उसके ऊपर शॉपिंग करें। तो बुनियादी चीज़ें ज़रा समझना चाह रहा हूँ मैं। पहले तो आप उधर अपना अकाउंट बनाते हैं ना, कोई भी अथोराइज चीज़ है, आप अकाउंट बनाते हैं। अच्छा चलें, इसे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इंटरनेशनल स्कैम्स कम है क्योंकि उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। जिनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है ना, वहाँ मिनिमम चांसेस होते हैं स्कैम होने के। अब पाकिस्तान में आ जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टोर्स हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, जिन्होंने अपने 2-3 ब्रांड्स की पिक्स लगाई हुई हैं। सेम अगर वो ड्रेस है वो किसी डिज़ाइनर का है तो वो लाख का है, उधर उन्होंने 10,000 का लगाया होता है। यहीं से पहला अलर्ट मिल जाता है लोगों को, लेकिन लालच भरवा देती है उनको। वो क्लिक करते हैं, उनको कहते हैं कि वो कहते हैं भाई ऐसा है कि ये 10,000 का ड्रेस है और लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ 2 इन स्टॉक है, आप ऐसा करें इसकी 50% पेमेंट कर दें, अब हमें एड्रेस सेंड कर दें। बुनियाद वही है कि लालच बुरी बला है और आपने इज्तनाब करना है इन सारी चीज़ों से। लास्ट हमारे पास मीसम 30 to 45 सेकंड्स हैं, अगर आप अपना कोई पैगाम देना चाहें ई कॉमर्स के हवाले से तो वो प्लीज़ दे दीजिएगा। पैगाम ये है कि अब जो हमारी यूथ है उसको नॉन कन्वेंशन मेथड्स की तरफ आना चाहिए, जो है ना रिसोर्सेज की तरफ आना चाहिए। ये जो कन्वेंशन मेथड है 9 to 5, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करे, गवर्नमेंट इतने सारे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, और ये एक समझ लें कि ये फैक्ट बेटर है। ट्रूथ है कि नहीं कर सकती। तो आप फिर नॉन कन्वेंशन मेथड्स की तरफ जाएं, जिसमें ई कॉमर्स आ जाता है, डिजिटल स्किल्स आ जाते हैं, और इसमें अच्छी सारी डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये सारे स्किल्स को सीख के 9 to 5 से आप 4 to 5 टाइम बेटर कमा सकते हैं। 4 to 5 टाइम बेहतर कमा सकते हैं। अमर खान साहब, आप भी अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा सर, स्कैम्स मैं के तो हवाले से भी। इसमें, ये आजकल जो रमज़ान पैकेज एक चल रहा है ग्रुपों के अंदर, तो शहरियों को ये कहूँगा कि उस फ्रॉड से गुरेज करें आप अपना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान पैकेज के आजकल ना ग्रुपों में मैसेज चल रहे हैं जिस पे क्लिक करें और आगे 10 लोगों को भेज दें या 5 लोगों को भेज दें, तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो आप अपने अकाउंट ही खाली करवा बैठेंगे। ये वही फ्रॉड है जिसका मिसम जिक्र कर रहे थे। अमर खान साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आज हमने गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर वो जो पुलिसिंग का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, अल्लाह करे कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और ये निज़ाम बेहतर हो, क्योंकि बड़ी लोगों की शिकायत होती है कि लोगों का, पुलिस एहलकारों का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। मीसम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ई कॉमर्स के हवाले से आज हमने गुफ्तगू की, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी यूथ के लिए, उनको किस तरह टैप करना है, आपने बड़ा बखूबी समझाया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक और कुछ नए मेहमानों के साथ, तो हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के पहले हिस्से में हम लोग बात कर रहे थे क्राइम, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे क्राइम के हवाले से और ई कॉमर्स के हवाले से हमने तफसीलन गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही अहम टॉपिक पे हमने गुफ्तगू करनी है। हमने बात करनी है फ़र्स्ट एड की। फ़र्स्ट एड की तालीम किस तरह हासिल की जा सकती है, क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, ताकि किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में हम किस तरह अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं और एक कारामद शहरी बन सकते हैं। जिस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशन खान साहब, जो कि रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं 1122 से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान साहब, जो कि कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर हैं। इनका भी ताल्लुक रेस्क्यू 1122 से है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अरशद साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़र्स्ट एड, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है टेक्निकल टर्म्स में। हाँ, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया और इतने हसास टॉपिक पे हमें जो है बोलने का मौका दिया। यकीनन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें हर एक शख्स को अपने आप को तैयार रखना चाहिए किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए, और जिसमें कि हम फ़र्स्ट एड एक बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है, हम हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, बट फ़र्स्ट एड है क्या? फ़र्स्ट एड वो इब्तदाई इमदाद है, तिब्बी इमदाद है, जो हम किसी की जान बचाने के लिए एट द स्पॉट किसी बाकायदा इमदाद पहुंचने से पहले प्रोवाइड करते हैं। और एनी बॉडी कैन बी अ फर्स्ट एडर, कोई भी शख्स जो है वो जान बचा सकता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई हो या उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई।
तो हर शख्स अल्लाह ताला के इस हुक्म पे अमल कर सकता है। अच्छा अब जनाब, जैसे आपने बताया कि हर शख्स ये फ़र्स्ट एड की तालीम ले भी सकता है और इसको लेनी चाहिए, बुनियादी फ़र्ज़ है। तो कहाँ से पाकिस्तान में रहते हुए आपसे किस तरह रब्ता किया जा सकता है, या आपके साथ एक और इदारा है सिविल डिफेंस का इदारा, एक तो बुनियादी इन दोनों में फ़र्क भी बताइएगा कि कौन फ़र्स्ट एड की तालीम दे रहा है और कैसे ली जा सकती है ये? जी, रेस्क्यू 1122 जो है हमारा जो कम्युनिटी सेफ्टी विंग है, जिसको मैं यहाँ पे नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ जिस विंग की। हमारा जो विंग है, हम हर सतह के ऊपर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो यूथ हैं उनको हम जाकर बाकायदा तरबियत दे रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हम तक अप्रोच करते हैं अपने पास, वहाँ पर हम ट्रेनिंग सेशन जो हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे जितने भी रेस्क्यू के ऑफिसेज़ हैं ऑल ओवर पंजाब, सिर्फ मुल्तान में नहीं, पूरे पंजाब में जितने भी ऑफिसेज़ हैं, अगर कोई शख्स जो है वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है तो वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। अच्छा, वहाँ पर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। हमारी जो एनरोलमेंट है वो भी ऑनलाइन है। हमारा एक पोर्टल है रेस्क्यू स्काउट कोर के नाम से, उसको के ऊपर आप एनरोल होंगे और वहाँ पर आप उसके बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स हैं। 3 लेवल की ट्रेनिंग्स हैं जो उस पोर्टल के ऊपर आप ले सकते हैं। अच्छा इसमें कोई फ़ी भी चार्ज की जा रही है इसकी, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी क्लासेस कब से कब तक होती हैं? अच्छा, इसमें हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं रेस्क्यू 1122 की, चाहे वो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हों या जो भी सर्विसेज हों, हमारी तमाम जो सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओके, इवन हम जो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, हम जो अवेयरनेस देते हैं, हम जो लोगों को जाकर तरबियत देते हैं, हम उसमें किसी किस्म का भी कोई चार्ज नहीं करते, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक। और इसी तरीके से जो मैंने पोर्टल की बात की है, तो वो उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। उसके बाद स्टेप्स करने के बाद आप जो है मुतलका स्टेशन पर जाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। वो किसी भी टाइम आप जाके कर सकते हैं। सही। और उसके बाद आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे उसका, और उसके बाद आपको उसका बाकायदा ई सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा उसका। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अक्सर हम जब स्कॉलरशिप्स भी हंट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स या बाहर जाना चाह रहे होते हैं, तो इसकी बड़ी अहमियत होती है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, फ़र्स्ट एड में बुनियादी कौन कौन सी चीज़ें आप लोग किन किन चीज़ों की तरबियत देते हैं, और एक शख्स जो ये चीज़ सीखना चाह रहा है उसको किस किस चीज़ की तरबियत लेनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हीट स्ट्रोक, अभी गर्मी आने वाली हैं, वो उसका मसला होगा, करंट लगने का मसला होता है, अभी जो अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ कराची में, कहीं पर आग लग जाती है, तो उससे किस तरह मुकाबला करना है, तो किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए अगर कोई शख्स आपके पास आ रहा हो, तो और आप किस चीज़ की तालीम देते हैं? बेसिकली हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग्स के हवाले से। पहला PLSP, जिसमें हम सिर्फ सडन काज ऑफ डेथ, वो वजूहात जिनकी वजह से अचानक मौत वाक़या हो सकती है, वो क्या है? एक तो CPR, हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट अरेस्ट होना, और दूसरा ब्लीडिंग, चोट लगने के बाद जब ब्लड ब्लीड करता है। पहला मॉड्यूल हमारा वो है जो ट्रेंड किया जाता है कि आप एमरजेंसी जो सडन काज ऑफ डेथ की वजूहात हैं उनको मैनेज करें। ठीक है। सेकंड स्टेज हमारा रेस्क्यू स्काउट्स है, जिसमें हम ह्यूमन लाइफ को सेव करने के हवाले से तमाम टेक्निक्स बताते हैं, फायर सेफ्टी के हवाले से, एनवायरनमेंट सेफ्टी के हवाले से। फोर्थ है हमारा एक इंटरनेशनल कोर्स है, कम्युनिटी एक्शन फॉर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के नाम से। उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले ह्यूमन लाइफ, किसी भी मेन इंसिडेंट को कोप अप कैसे करना है। उसके बाद अगर कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो हमने वहाँ पे लोगों को सर्च कैसे करना है, सर्च करने के बाद इवैक्यूएट कैसे करेंगे, वो सारा शेड्यूल ओवरऑल। वाटर रेस्क्यू के वाले से, जैसे हमारे मुल्तान में एक बहुत बड़ा मसला था, फ्लड आया होता, तो लोग पानी में ट्रैप हो जाते हैं, निकालने के लिए लोग जाते थे, वो खुद फ्लोट कर जाते थे, तो आपने उनको कैसे मैनेज करना है। अगर कहीं आग लग जाती है तो ईच एंड एवरीथिंग हमने 3 लेवल पर ट्रेनिंग करवाते हैं। और हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है, कोई जब मर्जी आए, हम होम प्लेस पे भी जाके ट्रेनिंग करवाते हैं, कोई ऑफिस है तो उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। चलें, आज के प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिकल किस तरह आप लोग सिखाते हैं, और जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, जैसे CPR है जिसका भी आपने जिक्र किया, या कोई खाना फंसने की वजह से कोई चोक कर रहा है तो उसको किस तरह डील करना है, उस पर तफसील हम कोशिश करेंगे कि आज प्रैक्टिकल भी देखा जाए। लेकिन मैं चाहूँगा बुनियादी थियोरेटिकल जो चीज़ें हैं वो आप समझा दें। CPR से स्टार्ट करते हैं। ये CPR क्या है, किस चीज़ में हेल्प करती है, और इसको किस तरह किया जा सकता है? ह्यूमन लाइफ, जब भी हम कहते हैं कि कोई डेथ की तरफ जा रहा है, जहाँ हार्ट अरेस्ट हो गया, तो जो मेन फर्स्ट एड है वो CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, दिल और फेफड़ों की बहाली। आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची और आहा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस टाइम जो लेटेस्ट CPR है, CCR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को हम फॉलो करते हैं। अच्छा सर, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, मैं चाहूँगा ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक तो CPR का भी आपने बताया, एक और रिससिटेशन CCR की आपने बात की, उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जब आहा की बात करते हैं तो आहा हर 5 ईयर के बाद अपनी गाइडलाइन को अपडेट करता है।
तो जो प्रोफेशनल्स के लिए हम कहते हैं कि सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, लेकिन 2019 कोविड के बाद आगा खान की कोलिब्रेशन से जो सीपीआर तरतीब दिया गया, सीसीआर कार्डियो सेरिब्रल रिससिटेशन या चेस्ट कंटिन्यूस कंप्रेशन भी हम उसे कहते हैं, जो प्योर लेमैन के लिए और इंतहाई ईजी है। ठीक है। जो टेक्निकलिटी थी, जो प्रॉब्लम थी कि एक लेमैन सीपीआर करते हुए घबराता था, या रोड साइड एक्सीडेंट, रोड साइड पे आप पड़े हैं, फीमेल ने मेल को सीपीआर करना है, माउथ टू माउथ ब्रेथ नहीं कर सकते थे, कोविड का पेशेंट है, माउथ टू माउथ ब्रेथ नहीं करते थे, वो सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इन चीज़ों को हट के नई रिसर्च की गई तो हम सीसीआर की तरफ मूव कर गए कि आपने माउथ टू माउथ ब्रेथ नहीं करना, जस्ट चेस्ट को कंप्रेस करते रहे। ठीक है। और ये हार्ट अटैक के टाइम पे दिया जाता है या जब किसी की क्लिनिकल डेथ हो जाएगी? ठीक है, क्लिनिकल डेथ हो जाएगी। जी बिल्कुल। हम बात करते हैं कि फर्स्ट एड दो तरह की है। एक फर्स्ट एड वो है जो डॉक्टर प्रोवाइड करेगा ठीक हॉस्पिटल में, लेकिन उससे पहले जिस जगह पे विक्टिम के साथ कोई इंसिडेंट हुआ और उसकी क्लिनिकल डेथ हो गई, दिल ने काम छोड़ दिया, लंग्स ने अपना काम छोड़ दिया, तो उस पेशेंट की क्लिनिकल डेथ हो चुकी है, लेकिन हमने बायोलॉजिकल डेथ को सेव करना है, उसके ब्रेन की डेथ नहीं होने देनी। ठीक है। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। जैसे सर ने कहा कि बायोलॉजिकल डेथ हमने नहीं होने देनी, तो वो अब प्रैक्टिकल स्टेप्स वो शख्स क्या लेगा? हम लोग बचपन में सुनते थे, स्कूल्स में हमें ये सिखाया जाता था कि आपने इतनी ज़ोर के चेस्ट पे कंप्रेशन करने हैं कि आपके रिब्स टूट जाएं, इतने ज़ोर से आपने कंप्रेस करना है। अब आजकल सुना जा रहा है कि उसको चेंज किया जा रहा है। आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात बता रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें थोड़ी सी हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको भी ज़रा जाएं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि हमने सीपीआर परफॉर्म कब करना है। जी। उसमें बड़ी ही आसान सी, अब इसको हमने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। ये जो हम लेटेस्ट गाइडलाइन जो हम अब फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ दो चीज़ें उसमें देखते हैं किसी भी पेशेंट में, कि नंबर 1 वो अनकॉन्शियस हो, बेहोश होना चाहिए, और नंबर 2 वो ब्रेथलेस हो, सांस उसका ना चल रहा हो। अगर ये दो कंडीशन उसमें मौजूद हैं तो देन वी शैल गो टू सीपीआर। ठीक। अदरवाइज अगर वो बंदा बेहोश है और सांस ले रहा है तो देन हमें उसका सीपीआर करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम उसको सिर्फ कॉन्टिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन देंगे, जैसे इमरान ने बताया अभी कि हम उसको सीसीआर करेंगे, कार्डियो सेरिब्रल रिससिटेशन है या कॉन्टिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन है। तो ये एक नया मेथड है सीपीआर परफॉर्म करने का, जिसमें हम सिर्फ छाती को दबाते हैं मुसलसल। ठीक है। और ये किस पॉइंट पे दबाते हैं हम लोग? ये जो एग्जैक्ट पॉइंट हमारा बनता है, मिड ऑफ द स्टर्नम लाइन बनती है। ये हमारी जो स्ट्रेट बोन है चेस्ट, जहाँ पर रिब्स डिवाइड हो रही हैं, अभी आपको हम उसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका हम आइडेंटिफाई भी आपको करके दिखाएंगे। और उसको हमने जब कंप्रेशन देना है, कंप्रेशन देते हुए ये बात का ख्याल लाजमी रखना है कि हमने उसकी जो चेस्ट है वो कम से कम 2 इंच, एडल्ट पेशेंट में कम से कम 2 इंच और मैक्सिमम 2.4 इंचेस तक हम उसको कंप्रेस करना है। 2 इंच टू 2.4 इंच तक हमने उसको कंप्रेशन देना है। और उसमें हमने जो कंप्रेशन रेट है हमारा, वो 100 कंप्रेशन पर मिनट टू 120 कंप्रेशन पर मिनट के दरमियान होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में बेसिकली जो इफेक्टिव सीपीआर है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर ही रिलाई करता है कि आपने कंप्रेशन की डेप्थ कितनी दी है और आपका कंप्रेशन रेट कितना अच्छा है। तो अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो देन आप यकीनन उस बंदे को रिवाइव कर सकते हैं। और जैसे अभी बात हो रही थी कि क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ दोनों हैं तो डेथ ही, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो हमारे पहले 4 मिनट का टाइम है इमरजेंसी होने के, कार्डियक अरेस्ट होने से लेकर, और 4 मिनट से 6 मिनट का जो टाइम है, ये क्लिनिकल डेथ कहलाता है। अगर मैं चाहूँगा सर इस पे क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ को आप ज़रा तफसीलन एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम ज़रा तफसीलन इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के हवाले से बात कर रहे थे, और जो मेजरली जो जिस पे हम बात कर रहे थे वो सीपीआर था। जनाब, सीपीआर के तो अब टेक्निक आपने बताई और हम कोशिश करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल भी देखें। आप क्लिनिकल और बायोलॉजिकल डेथ को एक्सप्लेन कर रहे थे, वो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि जो एमरजेंसी कार्डियक अरेस्ट होने के टाइम से लेकर 0 से लेकर 4 से 6 मिनट का जो टाइम है, इसको हम क्लिनिकल डेथ टाइम कहते हैं। ठीक। और इस टाइम में क्या होता है कि अगर हम उसको रिससिटेट कर लें, हम उसको बहाल कर लें सीपीआर के ज़रिए, उसके अगर हम बहाल कर लेते हैं तो हम 100% फंक्शनल वे में मरीज़ को वापस ला सकते हैं। ये रिवर्सेबल टाइम है।
ठीक है, 4 मिनट्स, 4 to 6 मिनट। 4 to 6 मिनट्स। बट अगर ये टाइम एक्सीड कर जाता है 10 मिनट्स या मोर देन 10 मिनट्स, तो देन पेशेंट जो है बायोलॉजिकल डेथ की तरफ चला जाता है। बायोलॉजिकल डेथ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन सेल जो हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर हम उसको सीपीआर करते हैं तो यकीनन उस टाइम पे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, बट उसके सम फंक्शन जो हैं, बॉडी के फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को इतना ट्रेन रखना चाहिए कि हम पहले 4 मिनट के अंदर उस इमरजेंसी को हम उसको रिस्पॉन्स कर सकें। अब माउथ टू माउथ हमें दिया जाता था लंग्स को रिससिटेट करने के लिए, अब इस टेक्निक में तो आप माउथ टू माउथ नहीं दे रहे, तो फिर व्हाट अबाउट द रिससिटेशन ऑफ द लंग्स? जी बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये किया है कि हम जब उसको सांस ही नहीं दे रहे हैं तो पेशेंट का सांस कैसे चल पाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हम जो हमारी बॉडी है वो 2 सिस्टम के ज़रिए, मैकेनिज़्म के ज़रिए इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर रही होती है। जब हम पहले स्टेप तो ये है कि जब कार्डियक अरेस्ट हुआ, दिल ने काम करना बंद किया, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर 2 ब्लड जो है वो ब्लड के 2 हिस्से में तकसीम होकर काम कर रहा होता है, जिसमें एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो ऑलरेडी हमारा ऑक्सीजन उसमें मिली हुई है, हमने सिर्फ क्या करना है कि पंप करना है, उस पंप को ऑन करना है, रिससिटेट करना है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आप जब कंप्रेशन देते हैं, चेस्ट को कंप्रेशन देते हैं, तो कंप्रेशन देने के साथ जब उसको हम आप रिकॉइल होने का मौका देते हैं चेस्ट को, तो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली लंग्स जो हैं एयर कुछ ना कुछ सक करते हैं, तो आपको इमीडिएट जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बहाल हो जाती है, वो बहाल होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इमरान साहब आपसे अब जानना चाहूँगा कि अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा पहले कराची में वाक़या हुआ था जिस पे आग लग गई एक बिल्डिंग में, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है जो फायर सेफ्टी के हवाले से है, तो उसमें आपका इदारा चीज़ें सिखाएगा या सिविल डिफेंस का जो इदारा है वो चीज़ें दिखा रहा होता है, क्योंकि उनके भी फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनके भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो भी सिखा रहे होते हैं। बेसिकली वो अलहदा प्लेटफॉर्म है, रेस्क्यू 112 एक अलहदा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो सिविल डिफेंस की फायर सर्विस थी अब वो रेस्क्यू 112 के साथ ही काम कर रही है। अच्छा, उनका ठीक है, ट्रेन स्टाफ जम कर दिया गया और रेस्क्यू 112 के अंडर ही काम कर रहा है। जितनी भी फायर सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग है वो रेस्क्यू 112 भी करवा रही है, उनका भी शायद में भी एक फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट है वो भी करवाते हैं। मुल्तान की अगर साउथ पंजाब की हद तक हम बात करें तो रेस्क्यू 112 हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो कम्युनिटी सेफ्टी एजुकेशन विंग का ऑफिस है, हम हर जगह पे जाके, हर इंडस्ट्री में, हर इंस्टीट्यूट में जाके फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि आपने खुद को कैसे सेव करना है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग होती है या कहीं आग लग जाती है, अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर एक तो मौजूद है तब क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर्स अगर मौजूद नहीं है तो तब क्या करना है, रेत का इस्तेमाल किया जाता है, सैंड का, और अगर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं तो कहा जाता है कि शायद बॉटम पे उसके आपने बिल करना है, तो इसको ज़रा तफसीलन बताइएगा कि क्या करना होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप फायर की केमिस्ट्री को समझ लें, जो फायर का ट्रायंगल है वो क्या चीज़ है। आग 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, जलने वाला मादा, फ्यूल, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर। ओके, जब जहाँ पे ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी आग खुद ब खुद जल जाती है, किसी दिया सलाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आप अपने माइंड में ये बात रखें कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आप किल कर सकते हैं। जी, जो फायर का ट्रायंगल है, आप जब ट्रायंगल को तोड़ देंगे आग अपनी मौत खुद मर जाती है। बिल्कुल, तो वो 3 चीज़ें जो मौजूद हैं, आप फ्यूल ख़त्म कर दें, स्टारवेशन का अमल कर दें, आप उसके ऊपर पानी डालेंगे, कूलिंग का अमल कर दें, आप उसके ऊपर रेत डाल रहे हैं, या आपके पास कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के रास्ते को बंद करता है। जैसे ऑक्सीजन का रास्ता बंद करेंगे आग खुद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अक्सर औकात ये होता है कि हम लोग पानी डाल रहे होते हैं लेकिन आग एक्सटिंग्विश नहीं हो रही होती, तो उसकी फिर क्या वजह हो रही होती है? बिल्कुल, हम वर्ड एक यूज़ करते हैं कि फायर, आग, लेकिन आग की मुख्तलिफ इकसाम है। ठीक, आग लगी हुई है सॉलिड मटेरियल की, लकड़ी, गत्ता, कपड़ा की, तो वो हमेशा पानी के साथ किल होती है। ठीक है। आग है लिक्विड ऑयल की, तो वो कभी भी पानी के साथ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऑयल लेस डेंसर है, हैवी कम है, तो पानी नीचे बैठेगा, ऑयल ऊपर चला जाएगा, जहाँ तक पानी जाएगा उस ऑयल को साथ लेता जाएगा, और अगर उसके ऊपर आग है तो वो आग भड़कती चली जाएगी। तो स्पेसिफिक किस्म का एक फोम AFFF के नाम से हम कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है, वो उससे ख़त्म होगी। अगर इस तरह की कोई आफत हो जाती है, जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे आग लगने के वाक़े की, तो इस वक्त हमें पहला कदम क्या उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि एक शख्स को जो कि आपसे ट्रेनिंग हासिल करके गया, तो वो क्या कदम उठाएगा पहले? बिल्कुल, हम बताते हैं कि फायर किस कंडीशन में है। फायर की 4 टाइप हैं, इनिशियल, सेकंड, ग्रो और डिके फेज। ठीक, अगर तो आग पहले और दूसरे स्टेज में है,
तो वहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, वो अपनी मदद के आपके तहत आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल करें, आग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चले फायर एक्सटिंग्विशर से स्टार्ट करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर दो तरह के होते हैं, गालिबन एक CO2 वाला भी होता है और एक और उसमें गैस इस्तेमाल होती है, वो भी होती है। वो भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और उसको फिर इस्तेमाल का भी ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि अगर लकड़ी गत्ते कपड़े की आग लगी हुई है, सॉलिड मटेरियल जिसे कहते हैं, तो वो वाटर टैप से ही, वाटर टैप एक्सटिंग्विशर से ख़त्म होगी। ओके। अगर लिक्विड ऑयल्स की आग है तो जो एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे वो AFFF फोम वाला होगा। ठीक है। गैसेस की आग के लिए DCP ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है, आप जिस चीज़ के साथ मर्जी आग को ख़त्म करें, लेकिन हमेशा कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हैं कि हमने किस चीज़ को सेव कितना किया और नुकसान कितना कर रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के लिए जो बेहतरीन फायर एक्सटिंग्विशर है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। इसी तरह फायर इंडस्ट्री की जो बात करते हैं तो उसके लिए बेहतरीन आला वेट केमिकल है। ठीक है। तो वर्ड एक है लेकिन आग की इकसाम मुख्तलिफ हैं। जब इकसाम मुख्तलिफ हैं, उस आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी मुख्तलिफ हैं। ठीक है। अच्छा, अब बुनियाद तो इन सब की सेम है ना? मैं ज़रा अरशद साहब आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि बेस तो सारे एक्सटिंग्विशर्स की सेम होगी, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं जिनका मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ है वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे? वो एक्सटिंग्विशर जो उनकी रीच में है उन्होंने वो उठा लिया है, उसको क्या करना है उन्होंने? अगर इस्तेमाल करने से पहले तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, किसी ऐसे प्लाजा में हैं, किसी ऐसे शॉपिंग मॉल में हैं जहाँ पर अल्लाह ना करे अगर आग का इंसिडेंट इस किस्म का हुआ है और आप पहली साइट जाकर देखते हैं, आपको सामने एक लाल सिलेंडर नज़र आता है जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है किस टाइप का। बिल्कुल। और क्या ये मैं इस आग के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी एक बाकायदा कलर कोडिंग होगी, उसकी बाकायदा एक शेप होगी। आम तौर पर हमारे यहाँ हर जगह के ऊपर जो ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर से इस्तेमाल दिए जाते हैं जी। मोस्टली जगहों के ऊपर, क्योंकि अब हम जब से हमने रेस्क्यू 1122 ने ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स लॉन्च करना शुरू की हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अवेयरनेस सेशन अरेंज करना शुरू किए हैं, तो लोगों को इस बात का इदराक होना शुरू हुआ है कि हाँ, एक ड्राई केमिकल पाउडर के अलावा भी फायर एक्सटिंग्विशर्स और भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की फायर पे हमने इस्तेमाल करना है, जिसमें जैसे बताया गया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो मौजूद हैं, वेट केमिकल्स मौजूद हैं, बट हर एक कैटेगरी जो है हर एक फायर के लिए डिफरेंशिएट करती है। तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फायर है, किसी बोर्ड में अगर आग लगी हुई है और आप वहाँ पर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं तो देन डेफिनेटली आप जो क्या करेंगे कि अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपने अपनी सेफ्टी को लाजमी इंश्योर करना है। सबसे पहला काम तो सबसे ज़रूरी है कि जब अब अगर आपको लग रहा है कि आग अब आपसे कंट्रोल होने वाली नहीं है तो देन आप फौरी तौर पर एवैक्यूएट हों और इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करें ताकि वो आकर उस आग को काबू पाएं। हम इस वक्त जो बिल्डिंग सेफ्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा हमने पंजाब के अंदर पूरी हमारे जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, इस पे ज़रा तफसीलन बात करते हैं सर। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग फायर सेफ्टी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको करके दिखाया जा सके कि जो हमने CPR की बात की थी कि CPR किस तरह देना है, मुख्तलिफ टाइप्स हमने डिस्कस किया था कि किस तरह किया जा सकता है, तो उस हवाले से भी हमारे साथ मैनेकवन कुछ मौजूद हैं। मैं जनाब से गुजारिश करूँगा इमरान साहब से कि वो हमें बताएँ भी सही, और इरशाद साहब आप ज़रा नाज़रीन को एक्सप्लेन भी करते जाइएगा कि क्या क्या किया जा रहा है। जी इमरान साहब प्लीज़। अच्छा, जैसे ही आप किसी भी सीन पे पहुंचते हैं, इमरान साहब साथ साथ अगर परफॉर्म करते जाएंगे, आपके सामने अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि वो अनकॉन्शियस है और आपने जाके उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो सबसे पहले जैसे हम हर बात में कहते हैं कि पहले आपने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है। ठीक है। अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने से के लिए आपने क्या करना है, पहले 6 साइड पे देखना है। अभी इमरान साहब ने ये परफॉर्म कर लिया और उसके बाद अपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, जो PPEs हैं, वो लाजमी वो पहन लिए, जिसमें आप देखेंगे ग्लव्स इन्होंने पहने हुए हैं, फेस मास्क इन्होंने पहना हुआ है,
अपना गियर है, सेफ्टी शूज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर है। 6 साइड्स को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमने चारों देखना है कि कहीं से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही, इन चीज़ों का ध्यान हाँ, रखना है। अगर आप रोड साइड के ऊपर हैं तो डेफिनेटली आप ट्रैफिक के फ्लो को लाजमी देखेंगे। ठीक। अगर रोड साइड के अलहदा भी कहीं और पे भी हैं, किसी वर्किंग प्लेस के ऊपर हैं, तो देन आपको 6 साइड पे देखने का मकसद ये होता है कि कोई ऐसी हैजर्डस चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो पहले आप उसको आप मैनेज करें और उसको आप दूर करें, फिर उसके बाद आप किसी की मदद के लिए जाएं। ठीक है, अभी पीपीईज पे आ जाते हैं। अब कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास पीपीईज मौजूद नहीं है, तो क्या हम हर गाड़ी में, हर दफ्तर में ये लाजमी मस्ट होना चाहिए, आपके ग्लव्स भी, मास्क भी? देखें, ये अच्छी बात है कि अगर आप अपने आप को इतना प्रिपेयर रखते हैं, ओके। बट इन एनी इमरजेंसी अगर आपके पास पीपीज अवेलेबल नहीं है तो देन आपके पास इम्प्रोवाइजेशन तो होनी चाहिए ओके। ना। आप कुछ उसका मुतबादिल इस्तेमाल कर सकते ठीक है। हैं। लाइक अगर आप ग्लव्स आपके पास नहीं है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप कोई पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो आप शॉपर जो हैं वो आप चढ़ा सकते हैं अपने हाथ के ऊपर। बट अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट के साथ ना हो, ताकि आपकी जो डिजीज ट्रांसमिशन है उसको हम जो है वो ब्लॉक कर सकें। ब्लॉक कर सकते हैं जी। इमरान साहब आप बताइए कि नेक्स्ट हमारे अर्शद साहब क्या स्टेप होंगे जी हमारे? जी, नेक्स्ट स्टेप इमरान साहब आके अस्सलाम बैठ गए वालेकुम, हैं। हाय मोहम्मद इमरान, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? व्हाट हैपेंड विद यू? अच्छा, यहाँ पर ये 2 स्टेप किए हैं इन्होंने। एक अपना इंट्रोडक्शन करवाया है और दूसरा टैप किया है शोल्डर के ऊपर। ठीक। बेसिकली ये हम करते हैं वेरीफाई करने के लिए कि पेशेंट आया होश में है या बेहोश है। ओके। अगर इन दोनों काम के साथ उस बंदे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो देन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पेशेंट बेहोश है। हमारी जो पहली कंडीशन जो मैंने पहले बताई थी कि हम सिर्फ 2 कंडीशन के ऊपर सीपीआर परफॉर्म करेंगे कि नंबर 1 वो अनकॉन्शियस हो और नंबर 2 उसका ब्रीदिंग जो सांस है वो ना आ रहा हो, तो देन हम उसको सीपीआर देंगे। अगर अनकॉन्शियसनेस एस्टेब्लिश हो चुकी है तो देन हम कॉल करेंगे किसी भी इमरजेंसी सर्विस को अपनी हेल्प के लिए। ओके। और फिर उसके बाद अगला हम मरला जो है ना। सर क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल जी। प्लीज़ आप 112 पे कॉल कर दें। और अब हम सांस का 1001 चेक कर रहे हैं अमल। सांस के अमल के दौरान हम देखेंगे कि उसका जो छाती का राइज एंड फॉल है वो आया हो रहा है। जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो सांस का जो सांस लेते हुए छाती का जो राइज एंड फॉल है वो हम 10 सेकंड के लिए असेस करते हैं कि आया कि वाकई उसकी ब्रीदिंग रुक चुकी है या चल रही है। ठीक है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। ठीक है। नो अच्छा, ब्रीदिंग। ये जो काउंटिंग की जा रही है इसका क्या मकसद है? ये वही है जो आप ब्रीदिंग पैटर्न देख रहे हैं कि किस तरह उतार चढ़ाव हो रहा है चेस्ट का? जी जी बिल्कुल। ये इसमें ये जो काउंटिंग है स्पेसिफिकली मैंने कहा कि 10 सेकंड के लिए हम जब उसकी ब्रीदिंग हम देखेंगे तो बेसिकली हम उस वक्त तो टाइम तो देख नहीं सकते कि 10 सेकंड का, तो ये एक गिनती का एक जो पैरामीटर है ये बना लिया गया है। 1001 हम जब कहते हैं तो 1 सेकंड तकरीबन गुजर जाता है। 1001 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड हो गया, तो अप टू 1010 तो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड का जो टाइम है वो गुजर जाता है। और 10 सेकंड के लिए हमने उसकी चेस्ट को असेस कर लेना है। ठीक है। अब जब हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि उसको ब्रीदिंग नहीं हो रही तो हम चेस्ट कंप्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक। कंप्रेशन के लिए हमने सबसे पहले जो चेस्ट की अपने चेस्ट पर हमारे हाथ की पोजीशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आपने अपनी हैंड पोजीशन कहाँ पे रखनी है। ठीक। तो इमरान साहब जरा दोबारा बताएंगे। हमने स्टर्नम लाइन इंडिकेट की और उसके बाद एक हमने क्रॉस लाइन जो है चेस्ट के ऊपर इंडिकेट की। जहां पर दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं वहां पर आपका बेस ऑफ द हैंड जो है, हाथ की हथेली की बेस, वो हम वहां पर प्लेस करेंगे और उसके बाद पावर हैंड उसके ऊपर कर फिंगर इंटरलॉक कर लेंगे। ठीक है। मैं चाहूँगा एक दफ़ा दोबारा ज़रा नाजरीन के लिए समझाएगा कि आपने जो वो जो स्टर्नम लोकेट किया है उसको दोबारा इमरान साहब एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये स्टर्नम लाइन है जो हमारी दरमियान में चौड़ी हड्डी है, चपटी हड्डी जो है जी सीने के दरमियान में, इसको हमने पूरा लोकेट करना है एंड तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसके बाद हमारी जो निपल टू निपल लाइन है इसको हम इंडिकेट करेंगे जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। दैट इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कंप्रेस। ओके जी जनाब। पाम हमने हाथ रखा और उसके बाद ये दूसरा हमारा जो पावर हैंड है वो हम ऊपर रखेंगे और फिंगर्स हम इंटरलॉक कर लेंगे। और उसके बाद अब कंप्रेशन के लिए हमने वही 2 पैरामीटर जो मैंने पहले बताए थे कि हमारी जो कंप्रेशन डेप्थ है वो 2 से 2.5 इंच तकरीबन होनी चाहिए और जो हमारा कंप्रेशन रेट है वो 100 टू 120 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए। ठीक है। और वो देखते हैं हम इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं। जी इमरान साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ये स्पेशलाइज्ड मैनेकिन है, 7 इनके ऊपर लाइट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं।
जो हमें बताती हैं कि आपका जो कंप्रेशन है वो ठीक, क्योंकि ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो अगर इसमें यहाँ पर आपको देखें ये सिंगल ग्रीन लाइट चलती हुई नज़र आ रही है। अगर ये सिंगल ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कंप्रेशन रेट है वो 100 to 120 के दरमियान में है, परफेक्ट है। परफेक्ट। अगर ये 2 ग्रीन लाइट्स हो जाएंगी तो देन आपका कंप्रेशन रेट 120 कंप्रेशन पर मिनट से ज़्यादा है। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये मुख्तलिफ जो इंडिकेशंस हैं ये लाइट्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसके हवाले से ट्रेन भी करें, जैसे हमने बड़ा इसके ऊपर गुफ्तगू भी की कि एक तो बुनियादी फ़र्ज़ भी है हर शहरी का कि वो जाए और सीखे, क्योंकि एक जान बचाना एक पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। अच्छा, अब ये जो दिया जा रहा है इसी कितने टाइम में रिससिटेट यूजुअली पेशेंट्स हो जाते हैं, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमने आगे क्या क्या करना? अच्छा, आप देखें, आइडियली अगर हम बात करें तो इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, ठीक, कि इतनी टाइम के बाद वो बंदा रिससिटेट हो जाएगा। बट अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि हमने ये CPR उस वक्त तक करते रहना है। उसकी 4 कंडीशंस हैं। तो 4 कंडीशंस हैं जिसमें हम इसको स्टॉप कर देंगे। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो पेशेंट है वो रिवाइव हो जाए, ठीक है, और आप उसको तो अगर पेशेंट आपका रिवाइव हो जाता है तो देन आप उसको फिर सीधा ना लिटाएं, फिर उसको आप करवट के बल लिटाएं, जिसे हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं। ठीक है, किस करवट लिटाना है? अपनी तरफ उसको आपने कर लेना है? जी, अपनी तरफ करेंगे। आइडियली हम उसको लेफ्ट साइड पे करवट दिलवाएं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे करवट दिलवाते हैं। ठीक है। तो उसमें एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आपसे ज़्यादा कोई तरबियत याफ्ता बंदा आपके पास पहुंच चुका है, जैसे 1122 पहुंच, जो हमने पहले कॉल की थी, तो देन आप CPR स्टॉप कर देंगे, देन उससे अगला मरला जो है वो खुद स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर कोई सीन ऐसा अनसेफ हो गया है कि जिससे आपकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है तो देन आप CPR स्टॉप कर सकते हैं। या चौथी कंडीशन ये है कि आप इतनी देर से CPR परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी फिजिकल एनर्जी लग रही होती है इसमें, आप फिजिकली इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं तो आपको लग रहा है कि मैं मजीद CPR परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, तो आप CPR रोक सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने करवट की बात की, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। आप जिस बंदे का CPR करते हैं तो नॉर्मली वो बंदा जब उसका सांस बहाल होगा तो अक्सर पेशेंट जो हैं वो वॉमिट कर देते हैं जी। अगर वो बंदा सीधा लेटा हुआ है तो जब उसे उल्टी आएगी तो वो उल्टी या उसके जो खुराक के ज़रात हैं वो वापस उसकी सांस की नाली में ट्रैप हो जाएंगे, जो कि उसे चोकिंग का बायस कर सकते हैं, और उसका सांस बंद हो सकता है दोबारा से। तो हमने उसकी हेल्प के लिए उसके क्या करना है, करवट दिलाएंगे ताकि जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो एक साइड से बाहर बह जाएं, ना कि उसके सांस को ब्लॉक करें। ठीक है। अच्छा, अब हम फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरफ आ जाते हैं। हम फायर सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे तफसीलन। आपने टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स बताया कि हमारे ऑफिस में कुछ सिलेंडर्स मौजूद थे, हमने कहा कि उसी पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बताइएगा कि एक तो टाइप्स भी बता दें, ये वाले कौन से सिलेंडर्स हैं जो अभी हमारे सामने पड़े हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये आपके सामने देखें 2 किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं, और दोनों की शेप भी आप देखें थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी आपको। ये थोड़ा सा कॉनिकल है, वो फ्लैट है जी, वो फ्लैट है। इसके अलावा हम इसकी कलर कोडिंग से भी हम इसको देख लेते हैं। ये वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। इसका आपको जो होज है ये इस तरीके से नजर आएगा, और उसके आगे जो नोजल लगी हुई है ये थोड़ी छोटी नोजल लगी हुई है। ठीक है, ये केमिकल है, ड्राई केमिकल है, DCP जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और ये वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका कलर कोड ब्लैक है, यहाँ पर ये ब्लैक पट्टी भी नजर आएगी, देखें ये लगी हुई है। इसके अलावा दूसरा हम देख सकते हैं कि इसका जो आगे इसके बकायदा हॉर्न लगा हुआ है, इसकी नोजल देखें छोटी है, उसके जो आगे है ये हॉर्न है। ये हॉर्न बेसिकली लगाया जाता है कि जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक शोर पैदा करता है, विसल क्रिएट करता है ये, और उसका मकसद ये होता है कि ताकि दूर तक लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर है इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो खास तौर पे अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं तो देन वहाँ पर सफोकेशन हो सकती है लोगों को। तो ये इसलिए इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि बाकी लोग जो हैं वो वहाँ से एवैक्यूएट कर जाएं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है इस्तेमाल किया जाए। अब इसका एक पिन निकालने का तरीका और इसको बॉटम ऑफ द फायर पे आपने एम करना होता है, वो भी ज़रा मैं चाहूँगा कि आप समझाइएगा कि पिन किस तरह निकालनी है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, ये जो है। हाँ जी जी, इमरान साहब आइएगा प्लीज। यूज़ करवा रहे हैं? नहीं, यूज़ देख लें अंदर कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा इधर ही आना पड़ेगा, यहीं पे बता दें जी।
सबसे पहली बात तो अगर कहीं आग लगी होती है तो विंड डायरेक्शन का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। हीट आपकी तरफ ना हो, इसमें डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर है, अगर आप शावर करेंगे तो वो आपके ऊपर आएगा। आप जो रेशेज निकल रहे हैं, धुआं वगैरह है, जो गैसेज प्रोड्यूस हो रही है, उनको देख सकते हैं, या ज़मीन से मिट्टी उठा के ऊपर फेंकेंगे तो विंड डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ओके। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हुए हमेशा पोजीशन में खड़े होते हैं, जो रनिंग वाली पोजीशन है, ताकि अगर आग फ्लैश ओवर फ्लैश बैक कर रही है, आप सेव रहें। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, मैं चाहूँगा क्योंकि कैमरास की पोजीशन इस तरह की, आप अगर अपने सोफे के करीब आ जाएं तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी नाजरीन को दिखाने में। वो आपने एक रनिंग पोजीशन अपनी रखी थी, वो बताइएगा। ये वाली आपकी पोजीशन, अगर ये गिरता भी है तो आपके पाँव के ऊपर ना गिरे, आपको कोई चोट वगैरह ना लगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं पास, PASS पास। ठीक है। पास का पहला पी क्या है? पुल द सेफ्टी पिन, आपने सेफ्टी पिन को रिमूव करना है। ठीक है। दूसरा, एम एट द बेस ऑफ फायर, आग की हमेशा जड़ का निशाना लिया जाता है, लप्पों का या धुएं का निशाना नहीं लिया जाता। थर्ड, S स्क्वीज, कैरिंग लीवर, ऑपरेटिंग लीवर, जब दोनों को प्रेस करेंगे तो इसमें जो गैस है CO2 मौजूद है, वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। और लास्ट, S स्क्वीज, फैला देंगे साइड बाय साइड जहाँ जहाँ पे आग मौजूद है। ये सिंपल सा तरीका है इसको यूज़ करने का। ठीक है। और अच्छा, यूजुअली तौर पर अर्शद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग किस तरह की बुनियादी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से फिर उनको नुकसान होना शुरू होता है, ख़ास तौर पर फायर सेफ्टी के हवाले से भी बताएगा और CPR के हवाले से भी बताएगा कि किस तरह की गलतियाँ की जाती हैं। हाँ, सबसे पहले तो अगर हम CPR की बात करें, बैठ जाए। सबसे पहले तो हम जब CPR की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं वो अपने आप को पैनिक करते हैं। जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो अचानक से लोग घबराना शुरू कर देते हैं, एकदम से पैनिक हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब हम काम कर रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ें हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अक्सर हमने खवातीन को देखा है, वो हाथ पाँव की तलियां मसलना शुरू कर देती हैं, कोई पानी के छींटे मारना शुरू कर देता है, बट एक्चुअली इन कामों का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। एक्चुअली उसे जो CPR चाहिए, आप उसको जब तक CPR, मैं चाहूँगा कि सर ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, हम जो मिस्टेक्स करते हैं ताकि वो हम मिस्टेक ना करें और जो वो रिससिटेशन का अमल है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग मिस्टेक्स पे बात कर रहे थे। हमने प्रोसेस आपको दिखाया कि किस तरह CPR दिया जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स को इस्तेमाल किस तरह करना है। अर्शद साहब से अब जान लेते हैं कि वो कौन सी बुनियादी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से फिर हम CPR सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। जी अर्शद साहब, आप एक्सप्लेन कर रहे थे CPR की गलतियाँ, ज़रा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। CPR के हवाले से जैसे मैं बात कर रहा था कि लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा अपने आप को पहले क्या करते हैं कि पैनिक कर लेते हैं, परेशान कर लेते हैं और सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। और इसी दौरान में वो वाला जो टाइम है जो हमने क्लिनिकल डेथ में 4 to 6 मिनट, क्योंकि घड़ी की टिक टिक तो चल रही है ना, बिल्कुल, और वो 4 से 6 मिनट का जो गोल्डन टाइम है हम उस इमरजेंसी का वो ज़ाया कर देते हैं इस किस्म के काम करने में कि कोई आपको पानी के छींटे मारेगा, कोई आपके हाथ पाँव की तलियाँ मसलेगा और कुछ मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, इसमें मैं हॉस्पिटल में मौजूद था इमरजेंसी में एंड वो पेशेंट इसी कंडीशन में थे, तो जमजम पिला देना या पानी पिला देना, तो इससे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे। उसकी क्या वजह होती है कि आपने कोई चीज़ उस टाइम पे पिलानी नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने किसी भी बेहोश मरीज़ को कोई भी चीज़ चम्मच के ज़रिए आब जमजम पिलाने की या कोई पानी पिलाने की ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि जो पेशेंट बेहोश है उसका अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। आप जब कोई भी चीज़ उसके मुंह में डालेंगे खाने की या पीने की, तो ये वो यकीनन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारा जो निगलने का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता, तो वो चीज़ जो है वो डायरेक्टली हमारे सांस के रास्ते में जाके ब्लॉकेज का बायस बनेगी। चोकिंग की आप बात कर रहे थे। हाँ जी, और वो सांस के रास्ते को रोक देगी। तो बजाय इसके कि आप उसकी मदद करें, आप उसके लिए जहमत का बायस बन रहे हैं, हम उसको बल्कि मारने का बायस बन रहे हैं अगर हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग ये वाले काम करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अपनी नीयत तो हमारी साफ होती है लेकिन हम पेशेंट का नुकसान पता नहीं होता। हाँ जी, कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, बुनियादी और गलतियां आप बता रहे थे, एक तो आपने किसी चीज़ तलियां नहीं मसलनी, पैनिक नहीं करना, और वो जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर अमल करना है। और एक जो हमने माउथ टू माउथ टेक्निक की बात की थी, वो अब आपने इस टेक्निक में इस्तेमाल नहीं करना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब फायर सेफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। इसमें हम लोग कौन सी बुनियादी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें फिर नुकसान होता है अर्शद साहब? हाँ जी, फायर इसमें देखें आप, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको फायर के हवाले से इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ को किस तरीके से मैनेज करना है। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान, हम फर्स्ट एड की अगर हम स्पेशली बात करें, अगर कोई शख्स जल जाता है
तो नॉर्मली हमने देखा है लोग बड़े गलत तरीके के साथ उसको हैंडल कर रहे होते हैं। कोई टूथपेस्ट ऊपर लगा देते हैं, कोई मतलब कोई चीनी का महलूल बना के लगा देते हैं, नील बना के उसका जो है ना वो केले के छिलके, आलू के छिलके और पता नहीं क्या क्या लगाया जा रहा है। हर बंदे, असल में हर बंदे के पास वो सीना बसीना इल्म आ रहा है, एक्चुअली वो देख तो इतनी है कि इसका फायदा क्या है। बेसिकली जो थर्मल बर्न्स हैं, जो जलने की वजह से, हीट की वजह से जो आपका बर्न हुआ है, वो बेसिकली बर्न होता है कि जब एक्सेसिव हीट आपकी बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो बर्न का पैच बनती है। सही। और हम लोग क्या करते हैं कि जब हम उसके ऊपर कोई क्रीम, ऑइंटमेंट, कोई पेस्ट, कोई इस किस्म की जब चीज़ लगा देते हैं तो बेसिकली हम उसकी जो हीट निकलने का रास्ता है हम उसे सील कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब ऐसा करने की वजह से क्या होगा, अगर आप उसके ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं जली हुई सतह के ऊपर, तो वो जो हीट है वो अंदर इंट्रैप रहेगी और वहां पर छाले भी बनेंगे, ब्लिस्टर्स और वो चीजें ब्लिस्टर्स बनेंगे, इन्फेक्शन भी होगी वहां पे बाद में और उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगी। तो इसलिए कभी भी जब आपके पास अगर कोई थर्मल बर्न का पेशेंट है या किसी को अगर हाथ वगैरह जल जाता है काम करते हुए, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए टैप वाटर के नीचे, बहते हुए पानी के नीचे उसको पानी उसके ऊपर से फ्लश करते जाएं। और ना उसके बाद 15 मिनट के बाद ना उस आपको जलन का एहसास होगा और ना ही वहाँ पर छाले कभी बनेंगे। ठीक है। बड़ा ही आसान सा तरीका, बड़ा ही आसान सा तरीका है। इसमें जैसे आपने बताया कि उसके ऊपर कोई छाले तो नहीं बनेंगे, तो एक वो बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है फौरन। हाँ जी। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, खून के बहने पे ज़रा हम आ जाते हैं, वो उसकी ज़रा बेसिक्स हमें बताइएगा कि अगर खून बहुत ज़्यादा बह रहा है किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में या किसी ऐसी सिचुएशन में, उसको किस तरह रोकना है हमने? बिल्कुल, आप ऐसा पेशेंट देखते हैं जिसको ब्लीडिंग हो रही है किसी भी चोट के बाद, तो उस जख्म को अपनी आंखें के साथ देखेंगे, जख्म है किस चीज़ का, उसकी डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है। दूसरा, खून बहते हुए रास्ते को खुद रोकता है, आपको प्रॉपर एक बैरियर जनरेट करने की ज़रूरत है। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, आप एक साफ़ कपड़ा लें, गाज पीस ड्रेसिंग ले लें या कोई भी स्कार्फ, रुमाल, जो चीज़ भी मिल रही है अपनी टी शर्ट यूज़ करें, पेशेंट की लें, जो चीज़ आपको मिली है उसे रोल करने के बाद जख्म के ऊपर रखने के बाद कम से कम 10 मिनट तक दबाव दे के रखें। ठीक है। जो मैंने बात की कि जख्म अपने रास्ते को खुद रोकता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसकी एक खासियत है क्लॉटिंग वाली। जब आप 10 मिनट तक किसी भी वेन को प्रेस करके रखते हैं, जो ब्लड ऊपर इकट्ठा होता है वही क्लॉटिंग करके उस रास्ते को बंद कर देता है। वही क्लॉटिंग करके उस रास्ते को बंद कर देता है। सर, इसमें बहुत ज़रूरत है अरशद साहब कि हमारे यहाँ घरों में इस तरह की चीज़ें मौजूद हों, जो कट लग गया है या अगर कोई हमें इस तरह कोई मसला आ रहा है, तो वो जो फर्स्ट एड किट हमने बनानी है जिसकी बहुत ज़रूरत है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जल्दी जल्दी सर बताइएगा क्योंकि वक्त हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। कि आपके अगर आप घर में फर्स्ट एड किट बनाना चाहते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की क्रेप बैंडेजेस उसमें लाजमी शामिल हों, गाज पीसेज आप उसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है उसमें हमारे डेस्ट्रोज वाटर लाजमी होना चाहिए 25%। अगर कोई आपके पास शुगर, जैसे आजकल गर्मियाँ आने वाली हैं, शुगर अचानक से ड्रॉप हो जाती है हीट स्ट्रोक की सूरत में, तो आपके पास डेक्स्ट्रोज वाटर लाजमी उसके अंदर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी आप पट्टियाँ हैं, ये वाली चीज़ें किसी एमरजेंसी के लिए, इसके अलावा कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है। बैंडेजेस होनी चाहिए, टेप्स होनी चाहिए, कुछ एमरजेंसी जो टैबलेट्स होती हैं वो कुछ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। वो कुछ चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अरशद साहब, लास्ट हमारे पास 10 सेकंड्स हैं, अगर आप अपना कोई पैगाम नाज़रीन के लिए देना चाहें तो वो प्लीज़ दे दीजिए। जी बिल्कुल। रेस्क्यू 1122 जो है आवाम की खिदमत के लिए हर सतह के ऊपर हाजिर है। और जो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं बताता चलूँ कि हम हर किसी को दावत देते हैं कि रेस्क्यू 1122 के पास आएँ, अपने आप को किसी एमरजेंसी की सूरत में अपने आप के बचाव के लिए हमारे साथ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हासिल करें, ताकि ना सिर्फ आप अपनी जान बचाने के बाइस बन सकें बल्कि दूसरे लोगों की जान बचाने के अमल का भी हिस्सा बन सकें। और जो कारामत शहरी की हम लोग बात करते हैं वो शहरी बन सकें। मोहम्मद दर्शन खान साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बड़ा तफसीलन एक्सप्लेन किया कि किस तरह आपने CPR परफॉर्म करना है और वो जो कौन सी बुनियादी गलतियाँ हैं ख़ासतौर पर CPR को लेकर और फायर एक्सटिंग्विश करते वक्त हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, उससे हम किस तरह बच सकते हैं। इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रैक्टिकल तौर पर आपने हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि आपने किस तरह CPR परफॉर्म करना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।